देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हेलो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा यस मैम। अच्छा, ठीक है। ठीक है, देखो आज हम लोग जो चैप्टर, ये कुछ होमवर्क था, ठीक है। हाँ ये देखो, ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन का होमवर्क था, तो ये हम करवा देंगे, ठीक है। अगर आज नहीं होगा तो किसी और दिन दो छोटा, ये एक लेंदी क्वेश्चन था, ये एक छोटा क्वेश्चन था। वैसे तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी कर सकते हो। तो इसको ना हम यहाँ पर एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 होमवर्क था, क्वेश्चन 10 होमवर्क था, और क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये हुआ है, लेकिन ये बैलेंस शीट वाला एक प्रॉब्लम हुआ था कि कॉलमनार फॉर्म में नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन या फिर आज अगर होगा तो देख लेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के इंश्योरेंस के ऊपर नहीं, हम लोग गुड्स के इंश्योरेंस के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई कंपनी अगर इंश्योरेंस करना चाहती है तो वो कितने तरह से इंश्योरेंस कर सकती है। तो इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होता है, मेडिकल इंश्योरेंस की अगर हमारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कुछ भी मिसहैप हो, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस अगर बना हुआ रहता है तो हम लोग उससे अपना लॉस यानी जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, कभी पार्शियली कर सकते हैं, कभी फुल्ली, डिपेंड करता है कि कैसा हमारा स्कीम था। उसी तरह से बिजनेस में अगर कुछ मिसहैप हो तो उसे कंट्रोल में रखने के लिए, मतलब उसका जो लॉस है उसको कम करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस के केस में इंश्योरेंस जो है वो मेनली दो तरीके का होता है। हम लोग कितने तरह का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, एक तो होता है लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। मतलब कितना स्टॉक, अगर हम लोग स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो जितना हमारा लॉस हुआ है स्टॉक का, उसके ऊपर कितना इंश्योरेंस करवाया हुआ है उसके ऊपर हम लोग क्लेम ले सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग क्लेम ले सकते हैं। जैसे देखो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी का मान लो 2-5 लाख का बिल आ गया तो पूरा का पूरा ही हो जाएगा, डिपेंड करता है, पूरा का पूरा भी मिल जाता है, अलग अलग स्कीम के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ स्टॉक और एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट, और या फिर हम लोग इस तरह से अपना इंश्योरेंस बनवा सकते हैं बिजनेस में कि कितना प्रॉफिट हम लोग नहीं कमा पाए बिकॉज ऑफ मिसहैप, जैसे कि मान लो चोरी हो जाना, आग लग जाना, ठीक है, या फिर कुछ नेचुरल कैलामिटीज वगैरह। तो ये जो है कि अगर किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, प्रॉफिट क्यों हो रहा है, अगर कुछ भी मिसहैप हो रहा है तो नॉर्मल सा बात है कि हम लोग वो प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे, या फिर हम लोग का सेल जो है नॉर्मल से डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट जितना कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो लॉस जो हो जाएगा प्रॉफिट, उसके ऊपर भी हम लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड होगा पूरा चैप्टर, एक हो जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर, एक हो जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर, और दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है। दोनों का ट्रीटमेंट जो है अलग अलग होगा। अच्छा, अब लॉस ऑफ स्टॉक में भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दो तरह का हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा टोटल लॉस, अगर मेरा पूरा का पूरा स्टॉक ही जल गया, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था, अब कौन सा स्टॉक जल सकता है, जो गोडाउन में है। तो अगर टोटल लॉस होता है और या फिर पार्शियल लॉस होता है, दो तरह से हम लोग दे सकते हैं। मतलब पूरा गोडाउन में आग लगने के बाद क्या होता है, गोडाउन हो या स्टोर हो कुछ भी बोलो, आग लगने के बाद हम लोग उसको बचाने का कोशिश करते हैं, तो अगर बचा लेंगे तो पार्शियल लॉस होगा, अगर नहीं बचा पाते हैं तो टोटल लॉस होगा। वो तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन अराइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टोटल लॉस होता है तो पेमेंट क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम का पेमेंट क्या मिलेगा, एक्चुअल लॉस कितना हुआ है उसके ऊपर यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे प्रोवाइडेड द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड,
ठीक है। गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड होना चाहिए, मैंने बोला ना स्कीम हमें देखना पड़ेगा। अगर गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड है तो टोटल लॉस जितना हुआ है, और फिर चेक करेंगे कि एक्चुअली कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल लॉस जितना हुआ है उसके ऊपर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लिखेंगे एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस ही देखा जाता है। पार्शियल लॉस के केस में हम लोग देखेंगे कि पार्शियली हुआ है तो एक्चुअली कितना लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू गुड्स बीइंग फुल्ली इंश्योर्ड। यहां पर भी गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड होने चाहिए। ठीक है, एंड वेदर वेदर एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल और नॉट। तो एवरेज क्लॉज क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखो क्या लिखवाया मैंने कि लॉस ऑफ स्टॉक में हमें कितना अमाउंट का क्लेम मिलेगा। ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक के केस में कितना अमाउंट ऑफ, मतलब ये मैंने क्या लिखवाया, यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो लॉस ऑफ स्टॉक, यहाँ पर अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, मैंने अपने स्टॉक पे इंश्योरेंस करवाया था और कुछ भी मिसहैप हुआ तो मुझे कितने रुपए का क्लेम मिलेगा। तो पहले कंपनी आके ये चेक करेगी कि टोटल लॉस हुआ है कि पार्शियल लॉस हुआ है। ठीक है, फिर उसमें जाके ये चेक करेगी कि टोटल लॉस हो गया है बोल रहे, लेकिन एक्चुअली कितना हुआ है। एक्चुअल लॉस को चेक करना पड़ेगा, चाहे वो टोटल लॉस हुआ है चाहे वो पार्शियल लॉस हुआ है, जाके चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल लॉस है कि नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जब एक्चुअल लॉस चेक हो जाएगा, लेकिन वहां पर कंडीशन क्या है, पहला टोटल लॉस के केस में देखो प्रोवाइडेड द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड, जो कि पार्शियल लॉस के केस में भी होगा कि गुड्स इंश्योर्ड होने चाहिए, सारे गुड्स इंश्योर्ड होने चाहिए। जितने गुड्स इंश्योर्ड होंगे उसी पे ही इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, उस पे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू गुड्स बीइंग फुल्ली इंश्योर्ड एंड वेदर एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल और नॉट। इस केस में हम लोग देखेंगे पार्शियल लॉस के केस में कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, और ये एवरेज क्लॉज क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एवरेज क्लॉज क्या होता है। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स जो है हम लोग एक बार लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर पहले लिखो लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है, वेन एवर फायर occurs and stock is destroyed, या फिर lost लिख दो, along with store ledger। अब देखो टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कितना स्टॉक लॉस हुआ है, तो फिर इंश्योरेंस वाले लोग आके क्या देखेंगे कि स्टॉक कितना था। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होगा। क्लोजिंग स्टॉक इन द सेंस ऑन, मतलब उस डेट का, जिस डेट पे फायर ऑकर हुआ है उस डेट पे गोडाउन में या स्टोर में कितना स्टॉक था वो चेक करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे क्लेम मिलेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर उसके साथ साथ, मतलब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कितना स्टॉक था वो तो हमें पता चल जाता है स्टोर लेजर वगैरह से चेक करने से। ठीक है, क्यों बोलो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलता है। या फिर मान लो एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, तुम लोग देख सकते हो फाइनल अकाउंट्स जब करते हो तो ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ रहता है ना, फाइनल अकाउंट्स तो किए ही होगे 11 12 में, तो जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है वहां पर कभी भी हमें क्लोजिंग स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही हमें मिलता है। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रायल बैलेंस किस चीज से बनता है, पहले जर्नल फिर लेजर, और लेजर के बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है, लेजर का जो बचा हुआ बैलेंस है, लेकिन जर्नल किन का बनता है, जर्नल उनका बनता है जिसको हम लोग क्या मानते हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, मनीटरी ट्रांजैक्शन, और उसके पहले क्या बोलेंगे, इवेंट। अगर कोई इवेंट हुआ है और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कैसा ट्रांजैक्शन, मनीटरी ट्रांजैक्शन, अगर ऐसा हुआ है तभी उसका जर्नल एंट्री पास किया जाता है और उससे बनाया जाता है लेजर। अब देखो स्टॉक खरीद लिया उसका जर्नल एंट्री होता है। ठीक है, अगर हम लोग स्टॉक परचेस करें उसका जर्नल एंट्री होता है, अगर हम लोग स्टॉक सेल कर रहे हैं उसका जर्नल एंट्री होता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का कभी जर्नल एंट्री नहीं होता। जैसे कि देखो ये सब लेजर में, देखो ये क्लोजिंग बैलेंस है लेजर का, तो ये भी क्लोजिंग वैल्यू बता रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, बट इसका हम लोग एंट्री नहीं पास करते, ये सब का एंट्री हम लोग पास करते हैं, इसको हम लोग बैलेंस रखते हैं। इसी वजह से इसका कोई पर्टिकुलर जर्नल एंट्री नहीं होता है कि इसको ट्रायल बैलेंस में देखा जाए। क्यों, जर्नल से ही तो ट्रायल बनेगा ना लेजर के बाद, क्योंकि परचेस करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, परचेस टू कैश या क्रेडिटर। ठीक है, कैश या क्रेडिटर, तो ट्रायल बैलेंस में मुझे क्या क्या अकाउंट देखने को मिलेगा, एक परचेस अकाउंट देखने को मिलेगा, एक कैश मिलेगा, एक क्रेडिटर मिलेगा। अगर कैश में खरीदा है तो कैश, क्रेडिटर क्रेडिट में खरीदा है तो क्रेडिट मिलेगा। सेल्स के केस में क्या मिलेगा, सेल्स के केस में मिलेगा कैश या डेटर
टू सेल्स। तो उस केस में मुझे यहाँ पर लेजर देखने को मिल जाएगा, कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है, डेटर का एक लेजर मिल जाएगा, एक सेल्स का एक लेजर मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का कोई लेजर जर्नल नहीं होता है तो उसका लेजर भी नहीं होता, इसीलिए वो जो है ट्रायल बैलेंस में हमें अपियर नहीं दिखता है। इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा जाता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसका डेटा लिखा जाता है। कैसे? फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू से, या फिर तुम लोग कॉस्टिंग में देख सकते हो। फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब गोडाउन में जाके चेक करके। मैंने जब मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ाया था तब मैंने ये स्टॉक का भी मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोग स्टॉक को वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू से, और एक होता है हम लोग स्टोर लेजर में चेक करके देख सकते हैं। जो लेजर बनाया हुआ है, स्टोर लेजर जो होता है, उसमें जो कॉस्टिंग में तुम लोग पढ़े हो वहां से भी हम लोग चेक करके बता सकते हैं, बट उसका कोई ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली अपीयरेंस नहीं होता है, मैक्स मतलब किसी केस में नहीं होता, इसीलिए उसे बाहर ही लिखा जाता है। और कभी कभी मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर, लेकिन वो एडजस्ट करके दिया हुआ रहता है। उस केस में परचेज वगैरह उस तरह से नहीं दिया हुआ रहता है, परचेज कितना वो एडजस्ट करके परचेज दिया हुआ रहता है। तो मैक्सिमम केस में देख सकते हो कि बाहर ही रहता है, इसी वजह से रहता है क्योंकि उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। तो ये लोग भी जब अपना चेक करने आएंगे कि कितना स्टॉक सच में जो क्लाइंट है जिन्होंने हमसे इंश्योरेंस करवाया था जल गया है, तो वो चेक करेंगे कि कुछ उन्हें हिंट्स मिल जाए जिससे वो कैलकुलेट कर ले कि कितना उस दिन स्टॉक था, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि स्टोर लेजर भी जल गया हो, ठीक है। तो वेन एवर फायर ऑकर एंड स्टॉक इज लॉस्ट अलोंग विथ स्टोर लेजर, क्योंकि हमारे पास कुछ मतलब रिटन डॉक्यूमेंट भी नहीं है कि उससे हम लोग चेक कर ले कि कितना जो है स्टॉक जल गया है, देन सच लॉस देन सच लॉस्ट लॉस्ट होगा ये वाला, सॉरी, लॉस्ट स्टॉक इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तब कैसे वो कैलकुलेट करें, उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो ये कैलकुलेट करके निकाल ले कि उस दिन कितना स्टॉक था। कैलकुलेटेड एज फॉलोज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब कैलकुलेट क्यों करना है? क्योंकि क्लेम देना पड़ेगा क्लाइंट को फॉर पेटिंग क्लेम्स विथ इंश्योरेंस कंपनी। तो पहला स्टेप वन, कैलकुलेट जीपी रेशियो। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अर्लियर ईयर। अर्लियर ईयर और लास्ट ईयर बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये स्टेप्स कब हम लोग अप्लाई करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। अभी लिख लेते हैं स्टेप टू, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर करेंट ईयर अप टू डेट ऑफ फायर in such trading account. GP should be calculated based on percentage of sales. Balancing figure is called stock on the date of fire. Step 3, calculation of claim. स्टॉक ब्रैकेट में नॉर्मल, एबनॉर्मल, ऐसे लिखते हैं, स्टॉक ब्रैकेट में एबनॉर्मल और पोर सेलिंग
line item. Total stock less salvage. Add fire fighting expense. ये जो आ जाएगा इससे हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर लिख देते, इधर जगह नहीं आ रहा है, टोटल लॉस। तुम लोग इधर ही लिखो टोटल लॉस। तो इस तरह से क्लेम कैलकुलेट होगा, सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे कैसे होगा। स्टेप 4। स्टेप 4 मैं कस्टमर से दिखाएगा पूरा नहीं। मैं एबनॉर्मल वाला माइनस होगा क्या कि ऐड होगा? ऐड ही होगा, टोटल स्टॉक नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों मिला ऐड होगा। ठीक है मैम, ओके। स्टेप 4 अप्लाई एवरेज क्लॉज फॉर क्लेम्स। अभी एवरेज क्लॉज क्या होता है वो देखेंगे। क्लेम इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट टोटल स्टॉक इनटू टोटल लॉस। अब कुछ नोट्स लिखना पड़ेगा। पॉइंट 1, इफ जीपी रेशियो is not given in question of last year, step 1 is not required. Point 2, if loss by fire is in first year, then GP ratio has to be estimated by management. Trading account are to be prepared exclusive of abnormal poor selling line यानी पीएसएल। इसको हम शॉर्टकट में अब पीएसएल लिखेंगे, जहां भी लिखेंगे। एक बार मैंने यहाँ पर लिखवाया है पोर सेलिंग लाइन, ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे पीएसएल बार बार, और पोर सेलिंग लाइन नहीं लिखेंगे, पीएसएल, ठीक है, इसीलिए एक बार मैंने यहाँ पर लिख दिया पोर सेलिंग लाइन आइटम। 4th नंबर, whenever possible stock will be shown at cost price only to calculate
correct GP ratio and claim of stock. Fifth, whenever inflation effects are given, then such inflation should be cancelled before calculation of stock lost. Claim will be calculated after adjusting inflation. Sixth number, trading account in step 1 or 2. Trading account in step 1 or step 2 should be free from error. Should be free from error. Sales here means where goods have been delivered and purchase means where goods have been received. Where goods have been received. Seventh number, claims are calculated. Claims are calculated at cost price and settled also at cost price. Market price is not relevant for calculating claims. If salvage value if salvage have been delivered to insurance company, then such salvage will be considered as stock lost. Average clause should not increase
amount of claim in all situation total loss will be the maximum claim amount. अच्छा, बस इतना ही लिखना है फिलहाल हमें। अच्छा, अब ये जो बार बार एवरेज क्लॉज का बात आ रहा है, ये एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि एवरेज क्लॉज कैसे होगा। उसके बाद बाकी सब पॉइंट हम लोग देखेंगे कि मतलब एक एक स्टेप के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये एवरेज क्लॉज क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या आता है वो देख लो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। सपोज ये हमें पता चल गया है कि जिस दिन आग लगा था उस दिन 3 लाख रुपीस का स्टॉक था। स्टॉक फुल्ली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, नो सैल्वेज। इसका मतलब है, सैल्वेज का मतलब कुछ बच जाना। अगर कुछ नहीं बच रहा है, पूरा का पूरा स्टॉक जो है डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया है, ठीक है। तो वो कौन से कैटेगरी में आ गया, ये देखो, ये वाले कैटेगरी में आ गया, टोटल लॉस, ठीक है। टोटल लॉस, पार्शियल लॉस का मतलब कुछ बच जाना। तो ये मैंने जो क्वेश्चन दिया है टोटल लॉस मतलब पूरे के पूरे 3 लाख रुपए का जो स्टॉक है वो पूरा लॉस हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी। अमाउंट ऑफ पॉलिसी, सपोज 4 लाख, एक पॉइंट मैंने दिया 4 लाख और सेकेंड मैंने दिया 2,50,000, ठीक है। इतने का पॉलिसी किया हुआ था। अच्छा, अब अगर हम लोग किसी भी तरह का एवरेज क्लॉज नहीं लगाते, ठीक है, नॉर्मल बात कर रहे हैं कि हम लोग एवरेज क्लॉज अगर नहीं लगाते हैं तो कितना होगा। सबसे पहले हम लोग ऐसे ही देखते हैं, देखो 3 लाख रुपीस का स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया है। तो केस 1 के हिसाब से अगर मेरे पास 4 लाख का पॉलिसी किया हुआ है तो कितना हमें अमाउंट मिलेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम कितना मिलेगा, ये बताओ कि क्लेम कितना मिल सकता है। अगर कुछ भी एवरेज क्लॉज व्लॉज नहीं है, नॉर्मल सा सोचना है कि अगर हम लोगों ने 4 लाख का पॉलिसी किया है और लॉस अगर 3 लाख का हुआ है तो क्लेम इन केस ऑफ 1 कितना होगा। अगर 4 लाख का पॉलिसी और क्लेम इन केस ऑफ 2 कितना होगा। अगर 3 लाख का लॉस हुआ है, तुम लोग नॉर्मल बताओ, अभी हम लोग इंश्योरेंस क्लेम के रूल्स में नहीं जा रहे हैं, तो फिर कितना होगा क्लेम। मैम 3 लाख का ही तो वो क्लेम देगा ना, वो हाँ 4 लाख का क्यों क्लेम देगा। हाँ हाँ, तो इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपका 3 लाख का लॉस हुआ है, आपको कितना मिल जाएगा, 3 लाख, 4 लाख पे 3 लाख मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2,50,000 हुआ है, इस केस में कितना क्लेम मिलेगा। इसमें तो पूरा ही दे देगा क्योंकि लॉस ज्यादा है और क्लेम कम है। हाँ, तो कितना मिलेगा 2.5 लाख। अमाउंट। 2.5 लाख, 3 लाख लेकिन नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसमें कितना मिलेगा, 2,50,000 ही मिलेगा, ठीक है। तो अमाउंट जो क्लेम अमाउंट है वो हम लोग कितना क्लेम कर सकते हैं, 3 लाख, जितना हमारा लॉस हुआ है, क्योंकि 4 लाख का पॉलिसी करवा रखा था, 3 लाख का लॉस हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी हमें 4 लाख दे देगी, ठीक है। और यहाँ पर 2,50,000 है तो 2,50,000 का ही कवरेज मिलेगा, जितना है उतने का, ठीक है। उससे ज्यादा हम लोग डिमांड नहीं कर सकते। ये हो गया इन केस ऑफ, मतलब जिसको बोलते हैं टोटल लॉस, ठीक है। ये कौन सा वाला एग्जांपल लिया, टोटल लॉस, ठीक है। अगर पार्शियल लॉस हो रहा है तो कैसे होगा देखो। अच्छा, पार्शियल लॉस में यहाँ पर सपोज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 3 लाख,
वही अमाउंट मैंने ले लिया, ठीक है। पार्शियल लॉस पे हम लोग चेक करेंगे। और स्टॉक सैल्वेज, क्योंकि पार्शियल लॉस है तो कुछ ना कुछ तो बचा होगा, ठीक है, फुल्ली डिस्ट्रॉयड नहीं होगा। तो स्टॉक सैल्वेज जो है वो है 1,20,000, ठीक है। तो क्लेम कैलकुलेट करना है अगर केस 1 और केस 2 पॉलिसी वैल्यू का ले लेते हैं, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू अगर ये दो तरह का होगा तो हम लोग कितना क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से? 1 लाख ये हो गया केस 1 में पॉलिसी वैल्यू, और केस 2 का पॉलिसी वैल्यू हो गया 2 लाख। तो कितना क्लेम करेगा कंपनी, कितना क्लेम कर सकता है? अगर 3 लाख का लॉस है और 1,20,000, लेकिन ये सॉरी 3 लाख का स्टॉक था जब फायर ऑकर हुआ था, लेकिन स्टॉक बच गया है 1,20,000 का। तो अब बताओ कि कितना क्लेम होगा दो केस में, केस 1 और केस 2। तो क्लेम हमेशा किस पे मिलेगा? एक्चुअल लॉस पे। तो 3 लाख का सामान था लेकिन 3 लाख का सामान नहीं जला, क्योंकि 1,20,000 का सामान बचा लिया हम लोगों ने। तो फिर एक्चुअल लॉस देखना पड़ेगा ना, जहां यहाँ पर देखने का जरूरत इसीलिए नहीं पड़ा बिकॉज एक्चुअल लॉस कितना है? 3 लाख ही है, क्योंकि फुल्ली डिस्ट्रॉयड है, कुछ भी बचा नहीं, तो 3 लाख का ही लॉस है। तो बोलो एक्चुअल लॉस पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल लॉस कितना है। उसमें भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे बट कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम लोग पहले एक्चुअल लॉस कैलकुलेट कर लेते तो वो तो 3 लाख ही आएगा ना, क्योंकि कुछ बचा नहीं पाया। तो 3 लाख ही होगा एक्चुअल लॉस। यहाँ पर एक्चुअल लॉस कितना होगा? 180, 1,80,000। हाँ 1,80,000, क्योंकि 1,20,000 का स्टॉक बचा लिया गया। अब एक्चुअल लॉस इतना है, तो केस 1 के हिसाब से कितना क्लेम मिलेगा और केस 2 के हिसाब से कितना, यहाँ पर लिख देते हैं। केस 1 के हिसाब से कितना क्लेम मिलेगा और केस 2 1 के लाख। हिसाब, अच्छा केस 1 के हिसाब से हमें 1 लाख ही मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी कवरेज तो 1 लाख का है। लॉस जरूर 1,80,000 का हुआ है, लेकिन पॉलिसी अगर 1 लाख का कर रखा है तो 1 लाख ही मिलेगा। और केस 2 के हिसाब से कितना मिल जाएगा? 1,80,000। 1,80,000 मिल जाएगा इसमें, ठीक है। 2 लाख का है तो क्या हुआ? 1,80,000 ही मिलेगा, जितना नुकसान हुआ है उतना ही मिलेगा। लेकिन ये सारा का सारा हम लोगों ने अप्लाई कर दिया विदाउट एवरेज क्लॉज, ठीक है। ये मैंने किया विदाउट एवरेज क्लॉज। मैंने एवरेज क्लॉज जो होता है उसको अभी अप्लाई किया नहीं, क्योंकि मैंने एक बार भी एवरेज क्लॉज का बात नहीं किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट इतना दिखा कि जितना लॉस होगा वो पहले निकालना है, यानी कि एक्चुअल लॉस। अब एक्चुअल लॉस के हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे अपने पॉलिसी वैल्यू को। मेरा एक्चुअल लॉस जितना है, पॉलिसी वैल्यू अगर उससे ज्यादा है तो मुझे एक्चुअल लॉस तक ही क्लेम करने का मौका मिलेगा। और मेरा अगर एक्चुअल लॉस ज्यादा है, पॉलिसी वैल्यू कम है, तब मुझे मैक्सिमम पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट मिल जाएगा। तो ये हो गया विदाउट एवरेज क्लॉज। लेकिन अगर हम लोग एवरेज क्लॉज लगाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? तो यहाँ पर लिखते हैं एवरेज क्लॉज को अप्लाई करके। अगर हम लोग एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे, जो कि हम लोग का सारा क्वेश्चन में मैक्सिमम केस में यही मिलेगा कि एवरेज क्लॉज को अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन होगा? यहाँ पर पार्शियल लॉस के केस में, मैक्सिमम केस में एवरेज क्लॉज जो है वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो। सपोज स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 60,000, पॉलिसी वैल्यू 15,000, अच्छा, और सैल्वेज यानी कि रेसिडुअल वैल्यू 50,000, ये 15 और ये 50,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लेम। तो क्लेम कितना है ये बताना है बाय अप्लाइंग एवरेज क्लॉज। ये क्वेश्चन में बोला हुआ रहेगा कि एवरेज क्लॉज अप्लाई करो। तो अगर एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है तो कितना क्लेम होगा? तो हमेशा हमें क्लेम के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एक्चुअल, सबसे लॉस। पहले एक्चुअल एक्चुअल लॉस, लॉस। उसी के ऊपर मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअल लॉस इसमें कितना होगा? 60,000 का स्टॉक था, 50,000, 10,000, ठीक है, 10,000, 10,000। क्योंकि हाँ 10,000 का हो गया एक्चुअल लॉस, ठीक है। अब अगर हम लोग एवरेज का, अब नॉर्मल केस अगर होता, अगर मैंने ये क्वेश्चन एवरेज क्लॉज वाला नहीं दिया होता तो तुम लोग बताओ क्लेम कितना होता? फिर हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि क्लेम में चेंज आता है कि नहीं। अगर मान लो एवरेज क्लॉज मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला होता तो क्लेम कितना मिल जाता? 10,000 का। 10,000।
नहीं 10,000 मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी वैल्यू 15,000 का है, लेकिन मेरा अगर नुकसान 10,000 का हुआ, इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल लॉस पे ही क्लेम देगी। अभी हम लोगों ने देखो यहाँ पर उसी हिसाब से किया ना, ये देखो 3 लाख का लॉस है, 3 लाख का पॉलिसी है, 3 लाख मिल जाएगा। 3 लाख का लॉस है, सॉरी हाँ 3 लाख का लॉस है, 2.5 लाख का पॉलिसी है, तो हमें कितना मिलेगा? 3 लाख का लॉस है, अगर 2.5 लाख का पॉलिसी है तो हमें नहीं यहाँ पर सॉरी मैंने क्लेम लिख रखा था, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, ये देखो 3 लाख का लॉस है, 4 लाख का पॉलिसी है, लेकिन 3 लाख ही मिलेगा, ठीक है, 4 लाख नहीं मिलेगा। और 2,50,000 का पॉलिसी है, लेकिन 3 लाख का लॉस है, तो मुझे 2,50,000 मिल जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 15,000 का पॉलिसी था, लेकिन लॉस अगर 10,000 का हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम 15,000 नहीं देंगे, हम तुम्हें तुम्हारा लॉस, तुम्हारा इंश्योरेंस फुल्ली कवरेज है, ठीक है, हम तुम्हें 10,000 दे देंगे। लेकिन अगर हम लोग एवरेज क्लॉज अप्लाई करते हैं, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि कितना परसेंट स्टॉक इंश्योर्ड है। स्टेप 1 हमें ये चेक करना पड़ता है कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड, उसी से वो फॉर्मूला बना हुआ है, तो फॉर्मूला समझने में आसानी हो जाएगा। तो कितना स्टॉक इंश्योर्ड है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो 15,000 का मेरा पॉलिसी वैल्यू बना हुआ है, ठीक है, तो 15,000 का स्टॉक इंश्योर्ड है। पॉलिसी वैल्यू का मतलब होता है कि इतना स्टॉक इंश्योर्ड है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसे रहेगा स्टॉक इंश्योर्ड, इसका मतलब ये पॉलिसी वैल्यू बता रहा है। तो 15,000 तक का हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है कि अगर 15,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय होगा तो मुझे जो है इसका क्लेम मिल सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक इंश्योर्ड। लेकिन मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है 15,000 का, लेकिन जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन गोडाउन में स्टॉक था 60,000 का, तो मुझे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा कि इसके हिसाब से मेरा कितना परसेंट स्टॉक जो है वो इंश्योर्ड है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये वाला हम लोगों ने कैसे लिखा, ऐसे करके लिखा कि 60,000 के स्टॉक में 15,000 का स्टॉक इंश्योर्ड है, क्योंकि गोडाउन में जाके चेक किया तो देखा 60,000 का स्टॉक पड़ा है। फिर हम लोगों ने अपना इंश्योरेंस जो है वो कैलकुलेट करके देखा कि मेरा तो 15,000 तक का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ठीक है, तो 60,000 में 15,000 इंश्योर्ड है, तो एक में कितना हो जाएगा, 15,000 डिवाइडेड बाई 60,000, तो 100 में कितना हो जाएगा, और 100 पे निकालेंगे तो परसेंटेज पता चल 25%। जाएगा, 25%, ठीक है। तो मेरा 25% स्टॉक अगर इंश्योर्ड है, तो मुझे 25% स्टॉक पे ही क्लेम मिलेगा। इसी को हम लोग एवरेज क्लॉज बोलते हैं, मतलब प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा जितना स्टॉक लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस पे मुझे 25% का क्लेम मिलेगा, तो क्लेम कितना मिलेगा, तो 25% मिलेगा, ठीक है, जितना भी लॉस हुआ है 25%। अब लॉस कितना हुआ है, और कंपनी तो हमेशा एक्चुअल लॉस पे देगी, एक्चुअली लॉस कितना हुआ है, ये वाला 10,000, तो 10,000 पे 10,000 ही लॉस हुआ है ना, 60,000 पे 50,000 का स्टॉक तो बचा लिया गया, तो फिर 25%, तो कितना क्लेम मिलेगा, 2500, ठीक है। अब ये देखो, इसको फॉर्मूला में तुम लोग लिख के देख सकते हो, फॉर्मूला इस हिसाब से बना हुआ है, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक इनटू टोटल लॉस। ये देखो पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय, अभी जो मैंने वही आ लिखवाया रहा है, नहीं आ रहा है, वही आ रहा है, हाँ 2500। वही आ रहा है, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है वही आएगा, ये देखो 15,000 वही तो है ना, क्योंकि सेम ही चीज है, अब लिखो नहीं भी लिखने से चलेगा, वही चीज यहाँ पर हम लोगों ने ये करके देखा, ठीक है। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, कहाँ चला गया ये 10,000, ठीक है, ये डायरेक्ट लिखेंगे तो वही आ जाएगा। तो इसी वजह से एवरेज क्लॉज जो है बना हुआ है, ठीक है। तो एवरेज क्लॉज में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ क्लेम है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेशियो। रेशियो मतलब ये देखो ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर हम लोगों ने जैसे रेशियो का क्वेश्चन तुम लोगों ने अगर 9 10 में किया होगा, ठीक है, तो वहां पर देखो ऐसे रहता है ना, चाय पत्ती का, चाय का जो होता है मिक्स्ड अप की चाय में कितना परसेंटेज चाय पत्ती है, या फिर कितना दूध है, कितना मतलब पानी है, इस हिसाब से रेशियो कैलकुलेट करते थे, या फिर और भी बहुत तरह का अलग अलग क्वेश्चन होता था। तो वही देखो यहाँ पर हम लोग रेशियो भी बोल सकते हैं कि 15,000 जो है, 15,000 इज टू 60,000, मतलब 60,000 का स्टॉक तो दिख रहा है मुझे, लेकिन 15,000 ही इंश्योर्ड है, मतलब यहाँ से तीन तीन जीरो अगर हटा दोगे तो 1:4, ठीक है, इस रेशियो में हमारा स्टॉक जो है वो इंश्योर्ड है। चार
पार्ट स्टॉक में 1 पार्ट स्टॉक जो है वो इंश्योर्ड है। 25% का मतलब तो यही होता है कि 100 में 25 यानी 1/4 स्टॉक मेरा इंश्योर्ड है। अगर टोटल मेरे पास गोडाउन में 4 पार्ट ऑफ स्टॉक रहेगा तो 1 पार्ट ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड है। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज क्लॉज। ठीक है, तो एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे तो देखो आंसर कितना डिफर कर गया। यहाँ पर 2500 आ रहा था और यहाँ पर आया 10,000 जब हम लोग एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो एवरेज क्लॉज ये होता है। एवरेज क्लॉज इस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो एक समरी बना देते हैं, तब हम लोग को कैसे करके जो क्लेम है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। मतलब अगर इंश्योरेंस का वैल्यू कम है तो तब कैसे ट्रीट करेंगे, ये देखो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि टोटल लॉस है कि पार्शियल लॉस। क्योंकि जब तक ये नहीं चेक होगा कि टोटल लॉस है कि पार्शियल लॉस तो एक्चुअल लॉस नहीं पता चलेगा। अगर टोटल लॉस है तो एक्चुअल लॉस इक्वल टू टोटल लॉस। ठीक है, 3 लाख का स्टॉक था, 3 लाख का स्टॉक ही जल गया, तो जो टोटल लॉस है वही एक्चुअल लॉस है। लेकिन पार्शियल लॉस कब होगा, जब मेरा स्टॉक कुछ बच जाता है तो फिर नेट करना पड़ेगा, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं रेस्ट्रिक्टेड टू द पॉलिसी अमाउंट। ये कौन सा वाला केस है, मैंने लिखा अंडर इंश्योरेंस। जैसे मेरा 3 लाख का स्टॉक था, 3 लाख का स्टॉक ही पूरा जो है वो लॉस हो गया। ठीक है, और मेरा जो पॉलिसी है वो 2,50,000 का किया हुआ था, तो मुझे कितना मिलेगा, पॉलिसी अमाउंट तक मिलेगा। अंडर इंश्योरेंस था तो पूरा का पूरा पॉलिसी अमाउंट ही मुझे मिल जाएगा। तो ये अंडर इंश्योरेंस पे लिखवाया, ये देखो। अच्छा, अब पार्शियल लॉस के केस में क्या होगा, उसमें 2 तरह का हो सकता है, या तो विदाउट एवरेज क्लॉज और एक हो जाएगा विथ एवरेज क्लॉज। विदाउट एवरेज क्लॉज में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे एक्चुअल लॉस। पहले एक्चुअल लॉस देखेंगे कितना हो रहा है, या फिर सम इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी वैल्यू कितना है, विच एवर इज लोअर, वही वाला हो जाएगा विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये जस्ट मैंने लिखवा दिया, लेकिन तुम लोग इस एग्जांपल से आराम से समझ सकते हो। ये देखो विच एवर इज लोअर, ये देखो 1 लाख है, यहाँ पर मेरा लॉस कितना हुआ 1,80,000। तो 1,80,000 और 1 लाख में लोअर कौन है, 1 लाख, तो देखो क्लेम 1 लाख है। 1,80,000 और 2 लाख में लोअर कौन है, 1,80,000, तो 1,80,000 हुआ। क्यों ऐसा हुआ, ये देखो 3 लाख में अगर मेरा स्टॉक सैलवेज 1,20,000 था तो एक्चुअली 1,80,000 का लॉस हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी से अगर हमें चाहिए कुछ तो कम कम से कम हमें 1,80,000 चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा देगी भी नहीं। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा उतना ही हमें कवरेज देगी जितना हमारा एक्चुअल लॉस है, लेकिन वो इंश्योरेंस भी तो देखेगी कि क्लाइंट ने कितना इंश्योरेंस करवाया। अब मैंने करवा रखा है 1 लाख का इंश्योरेंस, मान लो मेडिकल का ही मान लो, किसी ने 1 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, उसका बिल 1,80,000 आया, तो फिर क्लेम कितना मिलेगा, 1 लाख तक मिलेगा, बाकी 80,000 अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। वही देखो क्लेम 1 लाख। और अगर किसी का मेडिकल इंश्योरेंस 2 लाख का करवाया हुआ है लेकिन बिल बना है 1,80,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ठीक है हम 1,80,000 भरेंगे, ज्यादा नहीं भरेंगे। ये इंडेमनिटी बेसिस पे होता है ना, मतलब अगर सिचुएशन ऑकर हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। 2 लाख में 1,80,000 का लॉस हुआ है तो 1,80,000 ही मिलेगा। तो इसीलिए देखो उसको यहाँ पर इजी लैंग्वेज में लिख लिया हम लोगों ने कि विच एवर इज लोअर। ठीक है, लेकिन समझने के लिए वो ज्यादा अच्छा है। ये जस्ट मतलब एक समरी जैसा हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगर एवरेज क्लॉज लग रहा है उस केस में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इनटू सम इंश्योर्ड यानी पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, सम इंश्योर्ड यानी पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट यानी टोटल इंश्योरेबल मतलब कितना इंश्योरेंस होने से अच्छा होता है, इंश्योरेबल अमाउंट यानी टोटल स्टॉक, टोटल स्टॉक। ये देखो यहाँ पर ये कंसेप्ट देखो, अगर 60,000 में 15,000 है, ठीक है, अगर मेरा 60,000 का इंश्योरेंस होता तो क्या होगा, मेरा अच्छा होता कि मुझे पूरा ही कवरेज मिल जाता। ये देखो 10,000 में 25% ही हुआ ना, क्योंकि 15,000 का स्टॉक इंश्योरेंस करवा रखा था। और ये डिपेंड कर रहा है कितना परसेंट इंश्योर्ड है, जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन गोडाउन में कितना स्टॉक था उसके ऊपर प्रोपोर्शनेटली निकलेगा, जो कि 1/4 निकल रहा है। तो 1/4 के हिसाब से 10,000 पे हमें जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा। ये देखो इस तरह से प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा,
अब देखो यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेशंस वगैरह कैसे करने पड़ेंगे और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर देखो एक्चुअली सिचुएशन क्या होगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा। सपोज मान लो ये है गोडाउन, ठीक है, ये गोडाउन है, गोडाउन ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मान लो अलग अलग स्टॉक है, ठीक है। गोडाउन में तो स्टॉक रहेगा ही, तो ये अलग अलग सब स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, सपोज ये वाला है, ये वाला लिख देते हैं परचेज है, ठीक है। ये लिख देते हैं ये ओपनिंग स्टॉक है। अच्छा, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेज है, इसका वैल्यू लिख देते हैं। और ये सेल हो गया, ये जो है इसको हम दिखा देते हैं सेल, ठीक है। तो जो ओपनिंग स्टॉक है, सपोज ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख का, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से है ये ओपनिंग स्टॉक है, इसको मैंने दिखा दिया 1 लाख का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो परचेज है ये सपोज है 6 लाख का, ठीक है। ये 1 लाख का हो गया, ये 6 लाख का हो गया। और यहाँ पर ये बाकी ये जो येलो कलर से क्या हुआ, ये मान लो जो है स्टॉक सेल हो गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अगर यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है, ठीक है, इस गोडाउन में सपोज फायर ऑकर हुआ है, अब इंश्योरेंस करवा रखा है तो क्लेम लेना पड़ेगा, तब जाके जो लॉस है वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करके चेक कर सकते हैं कि हम लोग का कितना स्टॉक है, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अब अगर स्टोर लेजर भी इसी के अंदर था, सपोज अगर ये स्टोर लेजर भी इसी के अंदर था, और मान लो हम लोगों ने इसे कैसे भी करके बचा लिया, स्टोर लेजर वाला बुक भी मान लो इसी के अंदर ही है, लेकिन हम लोगों ने इसको किसी भी तरह से सपोज बचा लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि कितना कितना। ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना, कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसी से, और प्रूफ भी तो चाहिए ना कि हाँ सच में इतना स्टॉक मेरे पास था, उसका कुछ ना कुछ तो प्रूफ चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। ये देखो, इफ लॉस ऑफ फायर इज इन फर्स्ट ईयर, मान लो पहले साल ही जो है आग लग गया, ठीक है, देन जीपी रेशियो हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट। मतलब प्रीवियसली हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हम लोग जस्ट बिजनेस स्टार्ट ही किए थे और जो है फायर ऑकर हो गया, तब कैसे पता चलेगा कि कितना हमारा जीपी रेशियो है, ठीक है। जीपी रेशियो यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेट करने का जरूरत होता है, तो जीपी रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रीवियस कोई बिजनेस का रिकॉर्ड नहीं है जिससे हम लोग बता दें कि पहले बिजनेस कैसे प्रॉफिट कमा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट जो है जो बिजनेस संभाल रही थी वो बताएगी कि हाँ कंपनी इतना प्रॉफिट कर सकती थी, और उनके बात को ही मान लिया जाएगा, ठीक है। तो जीपी रेशियो अगर हमें नहीं मिलता है बिकॉज फर्स्ट ईयर बिजनेस है या फिर एकदम नया बिजनेस है, तो उस केस में मैनेजमेंट को हम लोग मतलब मैनेजमेंट का बात जो है वही मान लिया जाएगा, ठीक है, कि कितना जीपी है। लेकिन यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला देखो कि क्लोजिंग स्टॉक, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग को ये पता करना पड़ेगा जिस दिन आग लगा कितना स्टॉक था। तो अगर हम लोग स्टोर लेजर कैसे भी करके बचा लेते हैं या फिर किसी भी तरह से कुछ ना कुछ तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो जो बेच दिया है उसका प्राइस है 4,50,000, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस बता रहे हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस बता रहे हैं। अब अगर इतना सारा डेटा हमें मिल जाता है, सपोज ये पहला केस ले रहा है कि अगर हम लोग को ये स्टोर लेजर से कम इतना डेटा मिल गया, कितना स्टॉक था, कितना खरीदा था, कितना प्रीवियस ईयर का था, कितना खरीदा था, और कितना हम लोगों ने सेल कर दिया है, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। कैसे देखो, अगर हम लोग को पता है कि हम लोगों के पास ओपनिंग स्टॉक था, कितना ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख का, ठीक है, और परचेस किया है हम लोगों ने 6 लाख का, तो टोटल 7 लाख का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन उसमें से 4.5 लाख का स्टॉक बेच दिया, बट ये तो सेलिंग प्राइस है। तो 7 लाख में से कितना स्टॉक चला गया वो अगर हम लोग माइनस कर देंगे हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए ये सेल जो हुआ है उसका क्या चाहिए, उसका हम लोग को कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो ये पता करना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना कमा रहा था कंपनी, ठीक है। इसी वजह से देखो यहाँ पर प्रॉफिट का बात आया था, ठीक है। इफ जीपी रेशियो इज नॉट
नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो जीपी रेशियो हमें पता होना चाहिए कितना प्रॉफिट कमा रहा था। तो लास्ट ईयर का होगा, अगर मान लो बिजनेस स्टार्ट किया और ऐसे आग लग गया, क्योंकि जीपी कब मिलता है, जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं जो कि ईयर एंड में बनता है, और अगर बीच में ही फायर ऑकर हो गया है या फिर कुछ महीने बाद, तो फिर क्या होगा, जीपी कैसे पता करेंगे, तो हम लोग ट्रेंड ढूंढेंगे कि बिजनेस का ट्रेंड कैसा था, बिजनेस कैसा प्रॉफिट कमाता था, 5%, 10%, 15%, तो प्रीवियस डेटा को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस डेटा को फॉलो करके हम लोग यहाँ से जीपी को यूज करके कॉस्ट निकाल लेंगे जो हम लोगों ने भेज दिया है। तो सपोज अगर जीपी है 25%, ठीक है, तो 25% ऑन, मैंने सपोज लिखा सेल पे, सेल पे 25% है, तो 4,50,000 पे 25% यानी 1 लाख कितना आ रहा है यहाँ पर, 4,50,000 इंटू 25%, 112500, ये जीपी आ गया। ठीक है, तो 112500 माइनस 7 लाख, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 लाख माइनस 112500, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। हाँ, 5,87,500। अच्छा, ये हो गया 7 लाख, और यहाँ पर 1,12,000, ये सही किया मैंने, 4,50,000, नहीं ये गलत कर दिया, ये मैंने प्रॉफिट हटा दिया यहाँ से, सॉरी ये गलत कर दिया ना। ये देखो, प्रॉफिट हटाएंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगा, 4.5 लाख में 1,12,500 अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना है, जो मैंने बेच दिया उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैंने प्रॉफिट को यहाँ से हटा दी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे पता चलेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा जीपी, इसमें जीपी इंक्लूडेड है 112500, तो जीपी माइनस करने से यहाँ पर आएगा 3,37,500 जो बेच दिया 4,50,000 का कॉस्ट। ठीक है, अब यहां से अगर 7 लाख माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 3,62,000, 3,62,500। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने पता कर लिया, और ये क्लोजिंग स्टॉक पता हो गया। अब हम लोग आगे का प्रोसेस जो है इस तरह से कर सकते हैं, एक्चुअल लॉस कितना हुआ जो भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा। अब ये पॉइंट में देखो, ये वाला, इफ जीपी रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर मान लो ये जीपी रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जो मैंने 25% एज्यूम किया, तो हम लोगों को पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उससे हम लोग जीपी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर जीपी दिया हुआ है तो स्टेप 1 इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि स्टेप 1 में मैंने क्या लिखवाया है, कैलकुलेट जीपी रेशियो ऑफ अर्लियर ईयर, तो हमेशा अर्लियर ईयर या प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट बना के, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो नहीं दिया हुआ है तो, क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बीच में ही बिजनेस जो है उसका जीपी कैलकुलेट करना पड़ रहा है, उसका क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो हम लोगों को क्या पता कि इस साल कंपनी कितना प्रॉफिट कमाने वाली थी, तो हम लोग पिछले साल का ट्रेंड फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन में अगर पिछले साल का जीपी दे दिया है, अच्छा बात है, अगर नहीं दिया है तो जीपी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमें जीपी निकालना पड़ेगा। तो स्टेप 1 और ये पॉइंट 1 इसी तरह से लिखा हुआ है। और अगर फर्स्ट ईयर बिजनेस है तो अर्लियर ईयर का तो कोई बात ही नहीं है, ये ही स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो पिछले साल तो बिजनेस हुआ ही नहीं था, तो कैसे पता चलेगा, देन हम लोग मैनेजमेंट का एस्टिमेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, हम लोग इस साल का भी एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। जैसे अभी देखो, मैंने ये एक ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाया है, ये अगर देखोगे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाई सेल्स, टू जीपी करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। फिर हम लोगों को एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक रफ अकाउंट की तरह है, इससे हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि इस साल का इस मोमेंट का क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टेप 2। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्लेम, कितना क्लेम हमें मिलेगा, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल लॉस कितना है, उसका ये प्रोसेस है, इसको भी धीरे धीरे देखेंगे कौन कौन सा हमारा यूजफुल होता है। ठीक है, एक्चुअल लॉस देखेंगे, फिर उसमें एवरेज क्लॉज लगा देंगे, क्योंकि मैक्सिमम केस में हमें पार्शियल लॉस दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग एवरेज क्लॉज नहीं लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं एक क्वेश्चन, देखो यहाँ से
यहाँ पर देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2002। तो 31 मार्च 2002 का हमें स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या क्या बोला है देखो, स्टॉक एज ऑन 1/4/2001, इसका मतलब नया बिजनेस नहीं है। ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा है, इसका मतलब नया बिजनेस नहीं है, बिजनेस कंटिन्यूअस फ्लो में है। परचेज दिखाया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिखाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद selling expense, administration expense, financial expense, sales. At the time of valuation, valuing stock as on 31st March 2001, a sum of 3,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 10,000 and was sold during the year for 9,000. Bearing the transaction relating to this item, the gross profit earned during the year 20% on sale. ठीक है, तो इस लाइन का मतलब समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2001। जब हम लोग 31 मार्च 2001 को स्टॉक का वैल्यू कर रहे थे, मतलब ये कौन सा टाइम है, 31 मार्च 2001, ये दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। देखो, क्योंकि हम लोग जिस साल का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस साल फायर ऑकर हुआ है वो कौन सा ईयर है, वो है 31 मार्च 2002 का हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए बोला है। यहाँ पर फायर ऑकर तो कुछ अभी तक बोला नहीं है शायद, ये नॉर्मली बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली बोला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो, हम लोग को कुछ वैल्यू निकालने बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक का, और उसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम्स वगैरह का बात दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं, देखो कैसे होगा। इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इसको पर प्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टॉक एज ऑन 1/4/2001। सपोज ये है 1/4/2001, यहाँ पर स्टॉक जो है वो है 28,500। अच्छा, उसके बाद परचेज 1,50,500। ये कब का पूरा डेटा दिया हुआ है, ये परचेज जो है कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन हम लोग ये मान सकते हैं कि ये 2001 का ही है, ठीक है। 2001 to 2002, तो 1,50,500 मतलब ये पूरा। यहाँ पर लगा देते हैं 31 मार्च 2002। अब यहाँ पर लिखते हैं परचेज, ये पूरे साल भर में परचेज कितना हुआ है, तो इस पूरे साल भर में परचेज हुआ है 1,50,500। अच्छा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोला है, मतलब ये लोग मैन्युफैक्चरर होगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मैन्युफैक्चरर होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है, 30,000। सेलिंग एक्सपेंस 12,100, सेलिंग एक्सपेंस 12,100। अच्छा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन 6,000, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन 6,000, फाइनेंशियल 4,300, सेल्स 2,49,000, सेल्स 2,49,000। ये पूरे साल भर का हम लोगों को डेटा मिल गया, अलग अलग खर्चा, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, ये सब मिल गया। अब यहाँ पर लेकिन कुछ फायर ऑकर वॉकर बोला नहीं है इस क्वेश्चन में। उसके बाद क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2001। मतलब यहाँ पर जब स्टॉक वैल्यूएशन हुआ था, यहाँ पर मतलब ये तो ओपनिंग स्टॉक है, मतलब जस्ट इसके एक दिन पहले वाला डेट जिसको हम लोग बोल रहे हैं 31 मार्च 2001, ठीक है। इस दिन जब स्टॉक का वैल्यू हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को तो वैल्यू करना ही पड़ेगा। तो ए सम ऑफ 3,500 वाज रिटन ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम। एक आइटम का कॉस्ट जो है वो हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, मतलब कम कर दिया था, विच वॉज ओरिजिनली परचेस्ड फॉर 10,000। एक स्टॉक जो है वो परचेस्ड हुआ था 10,000 पे, बट हम लोगों ने उसका स्टॉक का जो वैल्यू है वो कम कर दिया है 3,500 से। तो मुझे बताओ कि अभी उसका वैल्यू जो मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग में कितना है, अब उसका वैल्यू रिकॉर्डिंग वाइज कितना है, ये सोचो कि अगर 10,000 का स्टॉक का वैल्यू मैंने कम कर दिया है 3,500 से, तो उसका रिकॉर्डिंग वैल्यू कितना है अभी, मतलब बुक्स, 6,500। हाँ कितना आ रहा है,
6,500 ना। हाँ, हाँ, ऐसा क्यों किया? एंड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000 और ये बिक गया, ठीक है, उसी साल ये बिक गया कितना, 9,000 में। और bearing the transaction relating to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sale। अच्छा, इस साल जीपी हुआ था 20% ऑन सेल, और ऐसा क्यों किया गया कि इसका वैल्यू कम कर दिया गया? कुछ पोर सेलिंग लाइन आइटम अगर होता है या डिफेक्टिव आइटम होता है जो उसके ओरिजिनल कॉस्ट में नहीं बिक सकता है, ठीक है। मान लो अगर कोई थोड़ा बहुत डिफेक्टिव आइटम होता है तो फिर दुकानदार क्या बोलते हैं, ठीक है आपको इसको हम लोग कम में दे देंगे, मतलब वो लोग चाहते हैं कम से कम कॉस्ट तो निकल जाए, ये प्रॉफिट लगा के तो बिकने वाला है नहीं क्योंकि इसमें डिफेक्ट है, ठीक है। और जो पूरा पता चल रहा है डिफेक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू कम कर देते हैं, एटलीस्ट जितना रिकवर हो जाए, कम से कम कॉस्ट पूरा भी ना हो तो कॉस्ट का आधा हो जाए, तो हम लोग उस स्टॉक का वैल्यू कम करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ताकि वो मार्केट में सेलेबल हो जाए कम से कम। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको भी हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर एक स्टॉक वैल्यू किया गया था जो ओरिजिनली 10,000 का था, कहां पर वैल्यू हुआ था, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक वैल्यूड एट 6,500। 6,500 यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं। 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट था, यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रिटर्न ऑफ वैल्यू, वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया गया ताकि मार्केट में प्रोडक्ट सेलेबल हो जाए, और वो 6,500 का बना दिया गया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को बेच दिया गया है 9,000 में। तो यहाँ पर जो सेल हुआ है, कब बेचा गया है, ये सोचो, ये कब बिकेगा? अगर यहाँ पर वैल्यू हुआ है तो इसके बाद ये इस साल के ओपनिंग स्टॉक में आया है कि नहीं आया है, ये सोचो। अगर हम लोगों ने वैल्यूएशन यहाँ पर किया, ठीक है, इसके बाद वो स्टॉक कहाँ गया होगा? इसके बाद वो स्टॉक यहाँ पर आया होगा ओपनिंग स्टॉक में। बोलो, ये ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये जो स्टॉक है इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, ये कहाँ पर इंक्लूडेड है, ये देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पीएसएल स्टॉक, ठीक है। अब कितने का ये स्टॉक है इसमें इंक्लूडेड? 6,500 से या 10,000 से? बोलो कितने से इंक्लूडेड होगा? अगर हम लोगों ने वैल्यू इसका 6,500 लगाया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किया, फिर नेक्स्ट ईयर बिजनेस फिर से स्टार्ट किया, मतलब नेक्स्ट ईयर का अकाउंटिंग स्टार्ट किया, तो उसमें अकाउंटिंग बोलो कि कितना वैल्यू दिखना चाहिए? क्या लगता है, अगर मैंने 6,500 का वैल्यू किया है तो कितना दिखना चाहिए? क्या वो 10,000 ही दिखेगा या 6,500 दिखेगा आफ्टर रिडक्शन 3,500? हम 6,500। 6,500 अगर मैंने वैल्यू कम कर दिया है तो 6,500 का ही दिखाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मैंने वैल्यू जितने भी किया है मुझे क्लोजिंग स्टॉक उतने में ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने 6,500 में दिखा दिया, तो इसमें एक पीएसएल स्टॉक जो है इंक्लूडेड है 6,500 का। अब ये स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर बिक गया है, मतलब इसी साल बिक गया है, कितने में? 9,000 में। तो क्या इस सेल में वो 9,000 वाला सेल इंक्लूडेड है कि नहीं, सोचो। इंक्लूडिंग पीएसएल सेल, इसमें पीएसएल सेल Yes, इंक्लूडेड है, ठीक है। कितने का? 9,000 का। अच्छा, 9,000। हाँ। अब बेरिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरे साल का जीपी जो है वो यहाँ पर ये पूरे साल का जीपी बता रहा है, ठीक है। जीपी एट द रेट ऑफ 20% ऑन सेल्स, ठीक है। नॉर्मली इन लोग का जो सेल इस पूरे साल भर में हुआ है वो 20% और सेल हुआ है, लेकिन इस आइटम को हटा के इसीलिए बोल रहे हैं, इस आइटम का देख लो ना कितना प्रॉफिट हुआ। ये तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। पहला बात है, बताओ क्या इस आइटम का प्रॉफिट हुआ है? ये 9,000 में बिका है, खरीदा गया था 10,000 में, उसका वैल्यू किया गया 6,500 में, तो कोई भी रेस्पेक्ट में देख लो ये तो लॉस में ही बिका है, ठीक है। तो ये लॉस है, तो इसीलिए बोला है यहाँ पर ये वाला लैंग्वेज यूज किया है, वेरिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस, मतलब इस आइटम को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो प्रोडक्ट है वो 20% ऑन सेल्स पे, जीपी पे, मतलब प्रॉफिट पे सेल हो गए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ ये मतलब लॉस ऑफ स्टॉक का बात नहीं बोला है, फायर ऑकर ये सब कुछ नहीं बोला है, हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पर कैलकुलेट करके बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कब का। ये देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st of March 2002। क्वेश्चन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इस डेट पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है। फायर ऑकर वॉकर ये सब कुछ नहीं बोला है, क्योंकि कल मेरा टॉपिक ये था, लेकिन बाई चांस इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन इससे हम लोगों को पीएसएल का एक नॉलेज मिल जाएगा कि पोर्ट सेलिंग लाइन आइटम को कैसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये सारा पॉइंट भी धीरे धीरे समझ लेंगे।
अच्छा, पॉइंट नंबर 3 एक बार पढ़ देते हैं। देखो क्या बोला है, ट्रेडिंग अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिव ऑफ एबनॉर्मल पोर सेलिंग लाइन आइटम। तो हम लोग जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट या जो भी अकाउंट बनाएंगे वहां पर पीएसएल आइटम को एक्सक्लूड करते हुए बनाएंगे हमेशा, ठीक है। तो देखो अगर मेरे क्वेश्चन में पीएसएल आइटम है, पोर सेलिंग लाइन आइटम, या फिर जिसको डिफेक्टिव आइटम बोल सकते हैं, उसके लिए जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग का क्या होगा, उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हुए बनाएंगे। तो बात इतना सा है, हमें 1 साल का ट्रेडिंग रिलेटेड पीएल रिलेटेड कुछ डेटा दिया हुआ है, प्रिपेयर क्या करके देना है, क्लोजिंग स्टॉक बताना है। तो बोलो क्लोजिंग स्टॉक बताने के लिए क्या बनाना चाहिए, ट्रेडिंग या पीएल? वैसे तो पीएल बनाने के लिए ट्रेडिंग पहले चाहिए, ट्रेडिंग बिना पीएल नहीं बनेगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक मुझे बताओ कहां से मिलेगा? क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा? ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द year ended 31st of March 2002। अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर वगैरह लिखना पड़ेगा। अगर ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा बताओ, ओपनिंग स्टॉक कितना है? यहाँ पर देख के हम लोग बता सकते हैं ओपनिंग स्टॉक है ये वाला अमाउंट, ये ठीक है। लेकिन विद दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन ओपनिंग स्टॉक से रिलेट कर रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक तो है 28,500, लेकिन हम लोग यहाँ से पीएसएल हटा देंगे, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर इस तरह से करेंगे तो हमें आसान रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। इसको इंक्लूड करके भी कर सकते हैं, 2 कॉलम बना के, एक पीएसएल का कॉलम एक नॉर्मल का कॉलम, वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हम लोग जो है इजीएस्ट मेथड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो रूल्स इतना है कि जहां पर भी पीएसएल आइटम मिले उसे एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, बाद में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। कंसेप्ट बाद में बताते कैसे करके होगा, पहले इतना समझते हैं कि एक्सक्लूड करते हुए चलना है। तो 28,500 में क्योंकि पीएसएल आइटम इंक्लूडेड है तो हम लोग पीएसएल को लेस कर देंगे। पीएसएल कितना है, 6,500। तो जो गुड स्टॉक है, मतलब जो नॉर्मल स्टॉक है, वो कितना है? पीएसएल भी बोलते हैं, डिफेक्टिव भी बोलते हैं, एबनॉर्मल भी बोलते हैं इस तरह के आइटम को। 22, हाँ 22,000। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, परचेस लिख सकते हैं, टू परचेस। और देखो परचेस में किसी भी तरह का डिफेक्टिव आइटम या पीएसएल आइटम नहीं है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर वाला था जो यहाँ पर आया। इस बार परचेस के थ्रू से ऐसा कोई आइटम आया, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे भी मिलेगा जहां पर इस बार खरीदे हुए स्टॉक में पीएसएल आइटम आ गया, ऐसा भी बोल सकता है। तो 1,50,000 to 500। अच्छा, ये लिख दिया परचेस। अब मैन्युफैक्चरिंग भी ट्रेडिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहेगा तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 30,000, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग में आएंगे। अच्छा, क्या सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस ये सब आएगा? सोचो, क्या ये नो सब मैम। आइटम नहीं आएगा? ये सब कहाँ का आइटम है, ये कहाँ जाना चाहिए? ये होता है पीएल, हाँ पीएल का आइटम होता है, तो ये पीएल में जाएगा। तो पीएल तो नहीं बना रहे, तो नहीं लिखना है यहाँ पर। बाई सेल्स, ठीक है। अब चेक करेंगे क्या यहाँ पर कुछ पीएसएल था, ये देखो, इसलिए मैंने सारा चीज लिख लिया है। हाँ, एक पीएसएल था, इसको एक्सक्लूड करते हुए चलना है। तो 2,49,000 का सेल्स है, लेकिन यहाँ से हम लोग पीएसएल सेल्स को एक्सक्लूड कर देंगे जो कि 9,000 का था। तो यहाँ पर हो गया 2,40,000। अच्छा, अब प्रॉफिट तो हमें पता है कितना प्रॉफिट है, तो जीपी लगा देते हैं। ये देखो 20%। अब 20% आराम से लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो वो पीएसएल वाला आइटम हटा ही दिया। तो 9,000 का जो सेल था जिसमें लॉस था उसको कंसीडर करने का जरूरत ही नहीं है।
तो यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या हुआ देखो, जो मेरा ये था क्या बोलते हैं उसे पीएसएल स्टॉक था, मैंने स्टॉक काउंटिंग में से उसे स्टॉक को हटा दिया तो और उसको सेल से भी हटा दिया, तो पूरे अकाउंटिंग में एबनॉर्मल वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं रखा, सिर्फ नॉर्मल वाला कंसेप्ट रखा अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो ऐसा तो नहीं हुआ है, हमारे पास एबनॉर्मल स्टॉक था, उसको हम लोगों ने सेल भी किया, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग अलग से करेंगे, स्टेटमेंट में करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग जितना भी पीएसएल आइटम है उसे एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर पीएसएल हटा दिया, ठीक है, और इसीलिए अगर यहाँ पर पीएसएल नहीं है तो सेल में किस काम का, तो सेल में भी हटा दो, इससे क्या होगा जीपी लिखने में भी आसानी हो जाएगा। तो हम लोग जीपी जो परसेंटेज अभी लिखने वाले हैं वो सिर्फ जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उसके सेल पे लिखने वाले, इसीलिए हम लोग 20% जो है वो इस पे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो जीपी हो जाएगा 2,40,000 पे 20%, 48,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा क्योंकि ये सब ऐड करेंगे और यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो ऐड करके देख लो 22,000, 1,52,500 और ये 30 और 48 मतलब 78,000, तो 2,52,500 माइनस 2,40,000 तो 12,500 बाई क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मली ट्रेडिंग में हम लोग जीपी निकालते हैं बैलेंस करके, लेकिन इस केस में हम लोग मैक्सिमम केसेस में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ही निकालेंगे। तो ये हो गया 2,52,500 और क्लोजिंग स्टॉक आ गया 12,500, ठीक है। अच्छा, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब एक चीज देखो, हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेट करने बोला था, और यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे मैंने एक स्टेप 3 में कुछ लिखवाया था ऐसे, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, क्लेम कितना होगा। अब यहाँ पर तो क्लेम का बात होगा नहीं क्योंकि इंश्योरेंस का बात दिया ही नहीं है, तो अगर हम लोग को स्टॉक ही कैलकुलेट करना है तो ये स्टॉक जो है ये क्लोजिंग स्टॉक यही वाला आंसर होगा, ठीक है। अब अगर एबनॉर्मल स्टॉक का सोचो तो वो स्टॉक तो बिक ही गया, तो अगर जो स्टॉक बिक गया है क्या उसका क्लोजिंग स्टॉक बनेगा? नहीं, उसका क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं बन सकता है। जो स्टॉक सेल हो गया, ये एबनॉर्मल स्टॉक बचा कहाँ? 10,000 वाला स्टॉक को हम लोगों ने 6,500 का दिखाया, उसके बाद उसको 9,000 में बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक में तो आएगा नहीं। अगर वो क्लोजिंग स्टॉक में आता तो हमें एक ट्रीटमेंट करके इस तरह से दिखाना पड़ता, मान लो कि ये पूरा स्टॉक नहीं बिकता, ठीक है, पीएसएल वाला पूरा स्टॉक नहीं बिकता, कुछ बच जाता, तो भी तो हम लोग यहाँ से एक्सक्लूड करके दिखा रहे थे। उस केस में हम लोग जितना बिक जाता उसके बाकी बचा हुआ स्टॉक को ऐड करके दिखाना पड़ता। जैसे देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, 6,500 का वैल्यू करके दिखाया, अब उसमें से बोल रहा है कि हम लोगों ने सेल कर दिया है 9,000 का स्टॉक जो कि पूरा, ठीक है, ये पूरा बेच दिया। कैसे पता चल रहा? क्वेश्चन पढ़ के देखो, यहाँ पर बोला है पूरा बिक गया। विच वॉज ओरिजिन एंड वॉज सोल्ड मतलब पूरा का पूरा सेल हो गया। या फिर अगर हम लोग को ऐसा इंफॉर्मेशन देता कि पार्शियल ऑफ द स्टॉक इज सेल, ठीक है, पार्शियली बिक गया है, या फिर कुछ अमाउंट मान लो 10,000 में 5,000 बिक गया, ठीक है, और 5,000 रह गया, तो उस केस में 5,000 मान लो बिक जाता 4,000 में, तो हम लोग यहाँ से 4,000 लेस कर देते, ठीक है। अभी इतना नहीं बोल रहे, नहीं समझ में आएगा, हम लोग एक और ऐसा और भी क्वेश्चन हमें मिल जाएगा जहां पर आधा बिका आधा नहीं बिका, तब क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इतना सा समझने का कोशिश करो कि ये जो पीएसएल वाला स्टॉक है अगर ये पूरा सेल नहीं होता तो जितना सेल नहीं होता उसको हम लोगों को बाद में यहाँ पर ऐड करके दिखाना पड़ता, टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बोल के। ये नॉर्मल, ये जो भी आया है ना ये नॉर्मल स्टॉक है, इसमें कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो हम लोगों ने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, अकाउंटिंग हिसाब से डिफेक्टिव आइटम नहीं है, और डिफेक्टिव पूरा बिक गया है, कुछ बचा नहीं था। अगर बच जाता तो हम लोग को यहाँ पर ऐसे एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता, हम लोग ऐसे लिखते टोटल स्टॉक इक्वल टू, ऐसे लिखना पड़ता टोटल स्टॉक, यहां पर लिखना पड़ता नॉर्मल स्टॉक और एबनॉर्मल स्टॉक, ठीक है। तो एबनॉर्मल स्टॉक, तो नॉर्मल स्टॉक हो गया 12,500, एबनॉर्मल स्टॉक कुछ भी नहीं है, या फिर अगर चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो नील, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हो गया टोटल 12,500। क्यों नील? क्योंकि ये पूरा सेल हो गया, ठीक है। अगर रह जाता तो वो अमाउंट हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ता कि हाँ इतना अमाउंट रह गया तो टोटल स्टॉक इतना है, कुछ नॉर्मल स्टॉक है कुछ एबनॉर्मल स्टॉक है। ये इसीलिए लिखना पड़ता क्योंकि हम लोग यहाँ से तो पूरा एक्सक्लूड कर दे रहे हैं पीएसएल आइटम को, तभी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन था नहीं, सिर्फ पीएसएल के ट्रीटमेंट के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अच्छा, इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा शायद इंश्योरेंस वाला ही क्वेश्चन। मिस्टर ए प्रिपेयर्स अकाउंट्स ऑन 30th सितंबर ईच ईयर। अब इनका अकाउंटिंग क्लोजिंग डेट अलग है, 30th सितंबर को है, बट ऑन 31st दिसंबर 2001 फायर डिस्ट्रॉयड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉयड कर दिया है। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक स्टॉक एज ऑन 1/10/2000। अब 1/10 क्यों दिया है? क्योंकि सितंबर में अगर ईयर खत्म होता है तो वो शुरू कब हुआ होगा? अक्टूबर में। जैसे अगर मार्च में खत्म होता है तो अप्रैल में शुरू होता है, तो उसी तरह से अगर सितंबर में कोई ईयर एंड दिखाता है तो उसका ईयर स्टार्टिंग होता है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से 30th सितंबर तक 12 मंथ ही होगा, ठीक है। तो स्टॉक हो गया यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। परचेज बता रहा है कहां से कहां तक, देखो जिस दिन बिजनेस मतलब ईयर ओपन हुआ 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक का ही डेटा मिला, क्योंकि तब तक का ही मिलेगा, उसके बाद का कैलकुलेशन कुछ चेंज हो जाएगा ना। अचानक से 30 सितंबर की जगह 31 दिसंबर ही हमें एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब एक फाइनल अकाउंट जैसा बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बोल सके कि जिस दिन फायर ऑकर हुआ था मेरे गोडाउन में इतना स्टॉक था। वेजेस बता रहा है, ठीक है। सेल्स बता दिया, द रेट ऑफ जीपी 33.33% ऑन कॉस्ट, स्टॉक टू बी वैल्यू ऑफ 3000 वाज सैल्वेज, 3000 स्टॉक बच गया। इंश्योरेंस पॉलिसी वाज 25,000 एंड क्लेम वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। मैंने बोला था ना क्वेश्चन में बता देगा कि एवरेज क्लॉज लगेगा कि नहीं लगेगा। वैसे अगर पार्शियल लॉस होता है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है, ठीक है। तो पार्शियल लॉस ही है यहाँ पर, देखो 3000 का बच गया ना, तो पार्शियल लॉस है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला? स्टॉक एट द बिगिनिंग वाज कैलकुलेटेड 10% लेस देन द कॉस्ट। इन्होंने क्या किया है, बिगिनिंग में अपने स्टॉक को कैलकुलेट किया है 10% लेस देन द कॉस्ट वैल्यू। मतलब अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो उसे 90 दिखाया है। ए प्लांट वाज इनिशियली बाय फर्म्स ओन worker, sorry, installed. If plant was installed by firm's own worker, he was paid 500 which was included in wages. इसमें गलती क्या है बता सकते हो? कि एक प्लांट लगाया है फर्म ने अपने वर्कर के थ्रू और उनको 500 रुपए वेजेस का इंस्टॉलेशन का पे किया है, लेकिन वो वेजेस में इंक्लूडेड है। क्या इसमें कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट है? ये पॉइंट क्यों दिया अचानक से? मैम वो तो मशीनरी अमाउंट में जाता है ना। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, Yes, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल एरर है ना। जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कितने तरह का होता है, उसमें एक टाइप होता है प्रिंसिपल एरर। जैसे मशीन खरीदा है लेकिन उसका एंट्री अगर कोई बोलेगा, मशीन खरीदने का एंट्री क्या होना चाहिए? मशीन खरीदने का एंट्री अगर कोई बोल रहा है कि हाँ परचेज टू कैश ऐसे बोल रहा है, तो ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि परचेज को डेबिट नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट है तो उसमें हमें फिक्स्ड एसेट को डेबिट करना होता है, जो कि प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ऐसा गलती अगर कोई करता है उसे प्रिंसिपल एरर बोलते हैं। सिमिलरली यही जो मशीन है, इसको जब हम लोग खरीद रहे हैं और उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो मशीन के दाम के साथ वो कॉस्ट ऐड ऑन हो जाता है। तो ये 500 रुपए का जो हम लोगों ने वेजेस दिया वो तो मशीन के कॉस्ट के साथ ऐड होना चाहिए, मतलब प्लांट, मशीन नहीं, प्लांट के कॉस्ट के साथ। इन लोगों ने क्या कर दिया, उसको वेजेस में दिखा दिया। इससे प्रॉब्लम क्या होगा बता सकते हो? वेजेस में दिखा दिया तो इसमें रॉन्ग क्या है? मतलब ये प्रिंसिपल एरर तो समझ में आ गया, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम क्या होगा, ये बताओ। मैम जीपी कम हो जाएगा, ग्रॉस मार्जिन कम हो जाएगा, और फिर क्या कहता है वो बैलेंस शीट भी मैच नहीं करेगा। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस के हिसाब से इसको 500 वेजेस में ऐड करके दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि ये मेरा वन टाइम का खर्चा है, ये हम लोग बार बार थोड़ी ना करने वाले हैं। तो मशीन के दाम के साथ, जैसे घर पे एसी ला रहे, उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस 2000 दे दिया, तो एसी का जो भी प्राइस था उसके साथ वो ऐड करके एसी का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या वो हम लोग को बार बार पे करना है? बिल्कुल नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो हमेशा मशीन के दाम के साथ, फिक्स्ड एसेट के दाम के साथ ऐड होना चाहिए। तो ये दिखाने की वजह से ट्रेडिंग में जीपी जो है वो गलत शो करेगा, तो ये हमें वेजेस से कम करके दिखा देना चाहिए। परचेज इंक्लूड द परचेज ऑफ द प्लांट, यहाँ भी एक गलती कर रखा है। जो प्लांट खरीदा था ना उसका वेजेस को वेजेस में डाल दिया, और जो प्लांट खरीदा था उसको दिखा दिया है परचेज में। इससे क्या प्रॉब्लम होगा?
ये मेरा रेगुलर परचेज थोड़ी ना है, ये तो फिक्स्ड एसेट है। तो मेरा जीपी फिर से क्या हो जाएगा, परचेज ज्यादा दिखेगा, डेबिट ज्यादा दिखेगा, खर्चा ज्यादा दिखेगा, तो जीपी क्या हो जाएगा, जीपी फिर से कम हो जाएगा। ये दोनों का ही इम्पैक्ट जो है वो जीपी में आ रहा है, इससे भी जीपी कम हो जाएगा, इससे भी जीपी जो है वो कम हो जाएगा। तो ये दोनों जो ट्रीटमेंट है ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का है, ये हम लोगों को सही करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम जो है वो कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं इंफॉर्मेशंस को। थर्टी सितंबर को अकाउंट बनाता है। अच्छा, 1 अक्टूबर 2001 में ओपनिंग स्टॉक 29,700 का ओपनिंग स्टॉक था। अच्छा, परचेज हुआ है 110 से 31 दिसंबर। यहाँ हम 31 दिसंबर बना लेते हैं, 31 दिसंबर। परचेज 75,000, और ये तुम लोग काउंट करके देख सकते हो कि ये 12 मंथ्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट हुआ था, इनका ओपनिंग ईयर ऐसा ही होता है, 31 दिसंबर में यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है, ठीक है। तो परचेज 75,000, वेजेस, वेजेस जो है सेम डेट का देखो 75, नहीं 33,000, ठीक है। और इसमें से हमें इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन वेजेस, जो कि गलत है, ये हमें सही करना पड़ेगा। और ये अमाउंट था 3,000 का, नहीं ये था 500, ये 500 का था, ठीक है। अच्छा, वेजेस के बाद सेल्स, इस पूरे टाइम पीरियड में सेल्स जो है वो 1,40,000 का है, 1,40,000 रुपीज का सेल्स है। और यहाँ से हम लोग लेस करके देंगे, सेल्स में क्या कुछ इंक्लूड है, नहीं सेल्स में तो कुछ इंक्लूड नहीं है, तो इसके यहाँ से लेस करने का क्या जरूरत है। अच्छा, सेल से कुछ भी लेस नहीं होगा। ये यहाँ पर रेट ऑफ जीपी बता रखा है, जीपी हो गया है 33.33% ऑन दे रखा है कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टॉक सेल्वेज 300, यहाँ पर स्टॉक कुछ बच गया था, स्टॉक सेल्वेज ये है 300, नहीं 3,000। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी 25,000, पॉलिसी वैल्यू 25,000 का किया हुआ है, और एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि स्टॉक जो है वो स्टार्टिंग में बिगिनिंग में कैलकुलेट हुआ है लेस देन कॉस्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक वैल्यू लेस देन 10% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट से 10% कम में वैल्यू किया गया है, ठीक है। ए प्लांट वाज इंस्टॉल्ड, ये 500 रुपए का, ये हम लोगों ने दिखा दिया। परचेज में 5,000, अच्छा ये वाला दिखा देते हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग प्लांट परचेज ऑफ 5,000। अच्छा, हम लोग को बताना है कि इंश्योरेंस क्लेम कितना होगा, तो उसके लिए क्या पता करना पड़ेगा, कितना क्लोजिंग स्टॉक है। जब तक पता नहीं चलेगा कितना स्टॉक था, कितना जल गया, कितना बच गया, तो हम लोग क्लेम एक्चुअल लॉस निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल लॉस के लिए पहले पता करना पड़ेगा कि कितना क्लोजिंग स्टॉक था जब फायर ऑकर हुआ। तो जस्ट ये वाला यहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो इस यहाँ पर देखो स्टेप 1 के हिसाब से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये वाला स्टेप 1 वाला कैलकुलेट जीपी रेशियो ऑफ अर्लियर ईयर और लास्ट ईयर बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जीपी मिल गया है 33.33% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये इन लोगों को क्या पता, क्योंकि ईयर एंड तो होने वाला था 30 सितंबर को, तब पता चलता है इस साल का जीपी कितना है। लेकिन अभी प्रीवियस ईयर का जीपी यूज कर रहा है ताकि क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। और ये अलाउड होता है। तो अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा जीपी लास्ट ईयर का, लेकिन अगर लास्ट ईयर का जीपी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो स्टेप 1 इज नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर हमें स्टेप 1 का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग स्टेप 2 में क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और जिस दिन स्टॉक करेंट ईयर का और जिस दिन स्टॉक जल गया था उस दिन का कितना हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मिला है ना, 10%
10% से कम करके दिखा रखा है इन लोगों ने अपना ओपनिंग स्टॉक, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है देखो। देखो, whenever possible stock will be shown at cost price only to calculate correct GP ratio and claim of stock। तो हम लोग को स्टॉक को हमेशा कॉस्ट प्राइस में दिखाना है, ठीक है। 10% लेस है तो 10% लेस करके नहीं दिखाएंगे, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है वही दिखाना पड़ेगा। इसीलिए ये वाला पॉइंट देखो, अगर 10% कम है 10% ज्यादा है कुछ भी क्यों ना दे, हम लोग को उसको ओरिजिनल कॉस्ट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट में दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो पहले यहाँ पर और एक पॉइंट भी देखो, ट्रेडिंग यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट इन स्टेप 1 और स्टेप 2 शुड बी फ्री फ्रॉम एरर। कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर एरर था ना, परचेज में एरर है, वेजेस में एरर है, तो ये सब एरर हमें फ्री कर देना है। सेल्स हियर मींस वेयर गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड। अच्छा, ये पॉइंट अभी तक नहीं आया, अगर आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग, मेमोरेंडम बनाएंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि ये पूरे ईयर एंड में नहीं बन रहा है, आफ्टर 12 मंथ्स नहीं बन रहा है, बीच में ही बन रहा है। ये एक रफ वर्क है, ठीक है। मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ, जो हम लोगों ने पहले भी जो ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे थे वहां पर भी हम लोग मेमोरेंडम, कैश अकाउंट ये सब बना रहे थे। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा जो कि 1 साल का नहीं है। ये देखो फॉर द पीरियड, ये एक रफ वर्क हो जाएगा, लेकिन ये सोल्यूशन है, मतलब प्रैक्टिकली ये एक रफ वर्क है, इसके बेसिस पे क्लेम मिल जाएगा। 31 December 2001। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग कॉस्ट में दिखाएंगे जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। वो पीएसएल वाला नहीं है, पीएसएल आइटम का जैसा होगा हम लोग उसको कॉस्ट में ही दिखा रहे हैं, लेकिन वो कॉस्ट में नहीं बिक सकता है, ये तो पीएसएल नहीं है, इसको इन लोगों ने कम कर रखा है। स्टॉक को कभी ओवर वैल्यूड कभी अंडर वैल्यूड, अगर पीएसएल के अलावा किसी वजह से कर रहे हैं तो उसका ट्रू वैल्यू दिखाना पड़ेगा। तो ये पीएसएल आइटम नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला ये पीएसएल आइटम है। तो 29,700 का वैल्यू दिखा रखा है जो कि 90% का वैल्यू है। क्यों? क्योंकि 10% कम करके दिखा रखा है। हम लोग को यहाँ ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, यानी 100% का वैल्यू चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 29,700 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, 33,000। अच्छा, इसके बाद परचेज लिखना पड़ेगा, टू परचेज। यहां से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांट, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के पार्ट में आ जाएगा। 75,000 माइनस 5,000, 70,000। अच्छा, परचेज के बाद वेजेस 33,000, टू वेजेस 33,000 लेस इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो इंस्टॉलेशन 3,000, तो ये हो गया 30,000। अच्छा, बाई सेल्स 1,40,000। अच्छा, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा जीपी, तो यहाँ पर जीपी लिखते हैं। तो बताओ जीपी कितना होगा? जीपी तो सेल पे कैलकुलेट होता है, बता सकते हो जीपी कितना होगा? सेल पे कैलकुलेट होता है ना, बताओ कितना होगा? 46,667। नहीं, गलत हो जाएगा अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो, क्योंकि ये ऑन क्या बोल रखा है, कॉस्ट पे। ये क्या है 1,40,000, ये तो सेल्स कॉस्ट। पे। हाँ, तो ये सेल है तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि गलती हो हम लोगों से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तुम लोग तो कॉस्टिंग में सीखे ही हो, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो 33.33 का मतलब कितना होता है? 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33.33। तो देखो 1/3 अगर कैलकुलेटर में करोगे तो आ जाएगा 0.3333, या फिर 1/3 इंटू 100 कर दो तो 33.3333% आ जाता है। तो हम लोग दो तरह से इसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, 33.33% ऑन कॉस्ट, तो 33.33%, सॉरी यहाँ पर क्यों लिख दिया, ये प्रॉफिट है ना, 33.33 ऑन कॉस्ट है, मतलब यहाँ पर 100, तो सेलिंग प्राइस 133.33
33, ठीक है। इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये वैल्यू होता है 133.33 का, हम लोग को 33.33 चाहिए, क्यों, हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, जीपी चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 133.33 बोल के जब तक कैलकुलेटर लेगा हमें 33 लिखते जाना है, ठीक है। जब ये कंटिन्यू, 35,000। हाँ 33.333, हाँ 35,000, तो ये हो जाएगा 34,999 यानी 35,000। तो ये वाला पॉइंट तुम लोग को ध्यान में रखना है, ये कभी कभी कॉस्ट में दे देगा। नॉर्मली जीपी जो है वो सेल पे ही होता है, अगर मान लो कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में, ठीक है, ये पॉइंट ही गायब है ऑन कॉस्ट या ऑन सेल्स, तो एज्यूम ऑलवेज सेल, क्योंकि जीपी तो सेल पे ही निकलता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज करने के लिए ऑन कॉस्ट दे दिया है तो हम लोग को सेल पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका और एक तरह का प्रेजेंटेशन जो सबसे आसान है वो कैसे होता है, अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है तो 1/4 ऑन प्रॉफिट, सॉरी सेल होगा, क्यों, क्योंकि 1 रुपया प्रॉफिट, प्रॉफिट 1 रुपया ही रहेगा, कॉस्ट 3 रुपया है, और प्रॉफिट अगर 1 रुपया है, ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट है, तो सेल कितना हो जाएगा, सेल 4 रुपया, 3 रुपया का चीज को 1 रुपया प्रॉफिट में बेचे हैं तो 4 रुपया में बेचे हैं, तो 1/4 ऑन सेल, 1/4 ऑन सेल का मतलब इस पे 1/4 लगा लो 1,40,000 पे, तो भी सेम आंसर आएगा 35,000, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये भी 1/4 ही होता है। मैम वेजेस तो 5,500 ही है ना, आपने कितना माइनस किया है कौन सा, ये मैम वेजेस, वेजेस? ओ मैंने 3,000 माइनस कर दिया, हाँ गलत हो गया ना, 500 होगा, यस। ओ इसको बार बार ही गलत लिख रहे, इसको ठीक कर लेते, 500, ये कितना हो जाए 32,500, 33,070, 32,500, 35, 1,70,500, 1,70,500 minus 1,40,000, 30,500 क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने बोला, और कुछ बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। अच्छा, क्लेम भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो पता चल गया, ठीक है, ये इस दिन पे क्लोजिंग स्टॉक कितना था पता चल गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया, जिसमें स्टेप 1 रिक्वायर्ड नहीं था, अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ क्लेम जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। तो क्लेम के लिए एक्चुअल लॉस पता होना चाहिए, तो सबसे पहले स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा उस दिन कितना स्टॉक था, 30,500, क्या उसमें से कुछ बच गया। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मल, ये देखो मैंने यहाँ पर नॉर्मल एबनॉर्मल लिखवाया, ये तब एप्लीकेबल होता है जब क्वेश्चन में पीएसएल आइटम भी हो, ठीक है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में पीएसएल आइटम नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाला हो गया। अब हम लोग लिखेंगे सैल्वेज, जितना बच गया सैल्वेज माइनस करने से एक्चुअल लॉस जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो सैल्वेज जो है 3,000, 27,500। एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है तो क्लेम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि पार्शियल लॉस है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। एवरेज क्लॉज का मतलब क्या होता है कि हम लोग ये देखेंगे कि कितना परसेंट स्टॉक जो है वो इंश्योर्ड था। तो स्टॉक कितना था, 30,500। अब इसमें आउट ऑफ दैट कितना स्टॉक इंश्योर्ड है वो तो पता चलेगा पॉलिसी वैल्यू देख के। तो पॉलिसी वैल्यू तो बन रखा है 25,000 का, 25,000 का पॉलिसी वैल्यू बनवाया हुआ था,
ठीक है। तो कितना स्टॉक इंश्योर्ड हो गया, दिस वन इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज पता चल जाएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ फॉर्मूला लगा के ही कर देते, तो इतना परसेंट स्टॉक जो है वो इंश्योर्ड था, तो एक्चुअल लॉस का सिर्फ उतना परसेंट ही क्लेम मिलेगा, तो दिस वन इंटू 27,500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27,500 इंटू 25,000 डिवाइडेड बाई 3,500। 22,541 22,541 ये हो गया अमाउंट ऑफ क्लेम। इतना क्लेम जो है वो कर सकता है। Illustration 3 देखो, on 20th October 2001 godown and business premises of Aman Limited were affected by fire. From the salvage accounting records the following information is available. Stock of goods 10% lower than cost or as on 31st March 2001। यहाँ पर भी फिर वही प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी स्टॉक को 10% कम दिखा रखा है। कब का है ये, 31st March 2001 का है। ठीक है, 2,16,000। परचेज लेस रिटर्न, तो रिटर्न जो है वो लेस कर दिया है, नहीं किया हुआ रहता तो हमें करना पड़ता, अगर इंफॉर्मेशन रिटर्न रिलेटेड होता नेट परचेस कैलकुलेट करना पड़ता, वो भी दे रखा है 2,80,000। सेल्स लेस रिटर्न, यहाँ भी नेट सेल्स दे रखा है 6,20,000, सेम यहाँ भी अप्लाई होगा। अगर रिटर्न का इंफॉर्मेशन रहता जैसे हम लोग ट्रेडिंग में रिटर्न करते हैं, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस परचेस से परचेज रिटर्न, वो दिखाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद सेल्स अप टू 20th October इंक्लूड्स 80,000 for includes 80,000 for which goods had not been dispatched। ठीक है, तो सेल्स 20th अक्टूबर का जो रिकॉर्ड डेट में है, लेकिन उसमें दिखा रहा है 80,000 इंक्लूड्स गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड। मतलब जैसे मान लो आज मैंने कुछ परचेस किया, जैसे ऑनलाइन में मान लो आज मैंने परचेस किया कुछ और उसका पेमेंट भी दिखा दिया। ठीक है, मैंने कोई मेडिसिन वगैरह परचेस किया, उसका पेमेंट भी दिखा दिया, लेकिन मुझे बोल रहा है ये गुड्स जो है ये आपको 10 तारीख को मिलेगा। सपोज ये आपको 10 तारीख को मिलेगा, तो इसका मतलब सेल्स हो गया, उन्होंने सेल्स का एंट्री तो डाल दिया होगा, जिस भी कंपनी से मैंने प्रोडक्ट खरीदा उसने तो अपना सेल का एंट्री दे दिया होगा, ऊपर से मैंने पेमेंट भी कर दिया। अगर सीओडी रखेंगे तो वो डेटर एंट्री पास करेगा। ठीक है, तो डेटर टू सेल्स करेगा, और अगर मैंने पेमेंट कर दिया है तो उसने ऐसा एंट्री किया होगा कैश टू सेल्स। लेकिन बोला 10 तारीख को प्रोडक्ट देंगे, मतलब अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है, तो उसी के गोडाउन में होगा या स्टोर में होगा, जो भी बोलो। ठीक है, उसी के पास होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि सेल्स में इंक्लूडेड है, तो टोटल सेल्स में ये सेल इंक्लूडेड हो गया, लेकिन अभी तक गुड्स जो है वो उनके पास ही है। ठीक है, अच्छा, purchase up to 20th October 2001 did not include 40,000 for which purchase invoice had not been received from suppliers though goods have been received in godown। अब ये दूसरा केस है, हम लोगों ने जितना भी परचेज दिखाया है 20th अक्टूबर तक, उसमें 40,000 का परचेज इंक्लूड नहीं है, 40,000 का परचेज इंक्लूड नहीं है। जो ट्रायल बैलेंस या फिर जो भी बोलो, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये जो अमन लिमिटेड के पास, उनका परचेज में 40,000 जो है ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक उनके गोडाउन में है। ये लाइन देखो, दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन द गोडाउन, मतलब गोडाउन में फिजिकली गुड्स आके पहुंच गया है, लेकिन कुछ जो बिल है वो अभी तक क्रेडिटर के पास नहीं आया, मतलब सप्लायर से इनवॉइस नहीं मिला है, बट उन्होंने स्टॉक जो है वो भेज दिया है। ये है कंडीशन। ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड शोज द ग्रॉस प्रॉफिट रेट 25%। अगर पास्ट रिकॉर्ड का प्रॉफिट जीपी दे दिया है तो स्टेप 1 नहीं चाहिए, मतलब जीपी नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा अर्लियर ईयर का। वैल्यू ऑफ गुड्स सैल्वेज इतना बच गया है, नहीं जला, बचा लिया गया। अमन लिमिटेड हैज इंश्योर्ड देयर स्टॉक फॉर 1 लाख। इंश्योरेंस जो है वो 1 लाख का करवाया हुआ है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से कितने का क्लेम मांग सकती है वो हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेप तो हमारा कम हो गया कि हम लोग को प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो रफ वाला, मतलब मेमोरेंडम बनेगा, क्योंकि ईयर एंड के पहले ही ये सारे इंफॉर्मेशन से हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 3, तो ये इंफॉर्मेशन को एक बार यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं।
20th अक्टूबर अफेक्टेड बाय फायर, ठीक है। और यहाँ पर दिखा रहा है 31 मार्च 2001, तो 31 मार्च 2001 को स्टॉक जो है वो है 2,16,000 एट द रेट ऑफ 10% लोअर वैल्यू पे है, ठीक है। इसको हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू पे दिखाना चाहिए। परचेज लेस रिटर्न 14 से लेके 20 अक्टूबर, अच्छा 14 बोला है, देखो 14 2001 का मतलब ही तो 31 मार्च 2001 है, इसमें कोई फर्क नहीं, ये डेट लिख लो या फिर 14 2001 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर 20 अक्टूबर लिख देते हैं जिस दिन फायर ऑकर हुआ है। वैसे तो ये ईयर जो है वो एंड होने वाला था 31 मार्च 2002 में, और उसी दिन फाइनल अकाउंट्स बनना चाहिए था, ठीक है, 2002 में, लेकिन इसके पहले ही बनाना पड़ेगा बिकॉज फायर ऑकर हुआ है, तो 31 मार्च 2001। तो यहाँ पर लिख देते हैं परचेज, परचेज जो है 2,80,000 है ये पूरे पीरियड का। सेल्स जो है वो 6,20,000 है। अच्छा, इसके बाद अच्छा सेल्स में बोल रहा है 80,000 का अभी भी सेल्स अप टू 20 अक्टूबर, यहां तक का जितना भी सेल्स है उसमें कुछ इंक्लूड है, क्या इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग 80,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड, गुड्स हैड नॉट डिस्पैच्ड, मतलब या तो क्रेडिट या तो कैश सेल हुआ होगा, क्योंकि सेल्स में तो दोनों तरह का सेल इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो कैश या क्रेडिट कुछ भी सेल हो, लेकिन कस्टमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, ये गोडाउन में ही प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। तो मुझे ये बताओ, अगर गोडाउन में पड़ा हुआ है, फायर ऑकर हुआ है, तो क्या 80,000 वाला स्टॉक जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। अगर जलेगा, क्योंकि जलेगा मैम। फिजिकली, क्योंकि वो फिजिकली गोडाउन में है, ठीक है। अच्छा, परचेज में इंक्लूड है 40,000 फॉर विच इनवॉइस नॉट रिसिव्ड, इनवॉइस नहीं मिला, बिल नहीं मिला, इनवॉइस नॉट रिसिव्ड, बट इनवॉइस नहीं मिला बट फिजिकली गोडाउन में है, बट फिजिकली प्रेजेंट, तो ये भी जलेगा कि नहीं जलेगा? फिजिकली गोडाउन तक सामान पहुंच गया था, बिल नहीं मिला था, क्या ये जलेगा कि नहीं जलेगा, बताओ? जलेगा। जलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं और क्या बोला है। 25% जीपी है, सैलवेज है 31,000, यहाँ पर लिख देते हैं सैलवेज 31,000, जीपी जो है 25%, पॉलिसी वैल्यू जो है 1,00,000। अच्छा, अब ये सब का ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो ये जो डिस्पैच्ड वाला और ये, इसके लिए यहाँ पर हम लोग को एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, ये देखो क्या दिया है, सेल्स हियर मीन्स, यहाँ पर सेल्स का मतलब क्या होता है, वेयर गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, अगर गुड्स डिलीवर्ड नहीं हुआ है तो उस सेल को सेल मत मानो, ठीक है, ये बता रहा है। इसका रीजन क्या है, मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरा स्टॉक जो है वो गोडाउन में ही था, मेरा डिस्पैच या डिलीवरी नहीं हुआ, उसके पहले ही फायर ऑकर हो गया है और स्टॉक मेरे गोडाउन में है, तो वो जलेगा, तो क्या मुझे इस पे क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सोचो, क्या मुझे मतलब लॉजिकली बोलो कि क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। तो क्लेम अगर मिलना चाहिए तो इसको सेल से हटाना पड़ेगा, अगर सेल दिखा देंगे तो उसका जीपी रिकॉर्ड हो जाएगा, अगर हम इसको सेल दिखा देंगे तो इसका तो जीपी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा सेल तो हुआ था, लेकिन ये गुड्स जो है मेरे गोडाउन में ही था, ये पहुंचा नहीं था कस्टमर के पास तक, तो इस वजह से ये जल गया। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, ठीक है हम लोग उसी सेल को सेल मानेंगे, जो गुड्स डिस्पैच्ड है, जो डिलीवर्ड है, वो सारे गुड्स का सेल को सेल मानेंगे। लेकिन अगर आप लोगों का ऐसा कोई गुड्स है जिसका आपका पेमेंट हो गया था या सेल्स रिकॉर्ड तो हो गया था, बट आपने गुड्स डिलीवरी नहीं किया, तो ठीक है हम लोग उसका क्लेम जो है वो देंगे, लेकिन आप अपना सेल को कम कर दीजिए, ठीक है, मतलब अपना सेल जो है वो कम करके दिखाई, मतलब जीपी को कम कर दीजिए, और ये करना भी पड़ेगा, नहीं तो इनका भी लॉस होगा, इनको क्लेम लेना है तो सेल से इसको लेस कर देंगे, ठीक है, कि इतना सेल मेरा इसका मतलब नहीं हुआ, सेल को ही हटा दो, ठीक है, वैसे भी कस्टमर तक पहुंच नहीं सकता है अभी फिलहाल सामान, ठीक है। तो इस सेल को पूरा कैंसिल कर देना पड़ेगा कि ये सेल नहीं होगा, कस्टमर को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपका प्रोडक्ट अभी नहीं पहुंच सकता है, ठीक है, सेल को कैंसिल कर दो, सेल कैंसिल कर दो, तो यहाँ से सेल को हटा देंगे। और यहाँ पर बोला है देखो
परचेज मीन्स वेयर गुड्स हैव बीन रिसीव, ठीक है। बिल मिला या नहीं मिला, लेकिन मेरे पास अगर फिजिकली स्टॉक है तो मेरा स्टॉक तो गोडाउन में जल गया होगा, मुझे इसके लिए भी क्लेम चाहिए, तो ठीक है क्लेम मिल जाएगा। तो बिल है नहीं है कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा बिल नहीं रेज हुआ, आपके पास बिल नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग क्रेडिटर वगैरह से पूछ के कुछ इंफॉर्मेशन अपना कलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि हाँ आपका परचेज हुआ था। लेकिन गोडाउन में अगर माल है ये प्रूव हो जाता है तो आपको क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज का मतलब इनवॉइस रिसीव होने से ही परचेज, ऐसा बात नहीं है। फिजिकल गुड्स के ऊपर सेल या परचेज डिपेंड कर रहा है। अगर गुड्स फिजिकली गोडाउन में है तो उस सेल को सेल मत मानो, और फिजिकली अगर गोडाउन में है तो इनवॉइस रेज हुआ या नहीं हुआ हम लोग परचेज मानेंगे उसको, क्योंकि इनवॉइस नहीं मिलने से रिकॉर्ड नहीं होता है ना। गुड्स फिजिकली आ पहुंच जाए, लेकिन जब तक कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं आता है तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है कि हम लोग रिकॉर्डिंग कर ले, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए जो मतलब वाउचर वगैरह चाहिए, बिल्स इनवॉइस वगैरह चाहिए, वो नहीं होने से रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है इसीलिए जो अकाउंटिंग है वहां पर नहीं मिलेगा हमें इंफॉर्मेशन, लेकिन फिजिकली ये हमारे पास प्रेजेंट था तो ये जरूर डिस्ट्रॉय हुआ होगा और इसके ऊपर क्लेम लॉजिकली मिलना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम देगी, ठीक है। वो अपने हिसाब से जो है पता कर लेगी कि ये झूठ बोल रहा है आदमी या सच बोल रहा है, जो क्रेडिटर का पता देगी वहां पर जाके पूछ सकती कि हाँ कि सच में आपने सेल किया था कि नहीं किया था, वो इंश्योरेंस कंपनी का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका मतलब यही होता है कि फिजिकल वेरी मतलब फिजिकली गुड्स कहाँ पर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें उसको सेल या परचेज दिखाना है या फिर नहीं दिखाना है। बस इतना इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग सबसे पहले बना लेंगे मेमो ट्रेडिंग, मेमोरेंडम एक्चुअली जो रफ होता है, मेमो ट्रेडिंग नहीं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग पूरा ही लिखना पड़ेगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग फ्रॉम 1/4/2001 to 20th of October 2001। टू ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पर क्योंकि 10% कम किया हुआ है, हम लोग को हमेशा ओरिजिनल वैल्यू दिखाना चाहिए, तो 2,16,000 जो है वो 90% का वैल्यू है, शो करना पड़ेगा 100% का वैल्यू। 2,16,000 बाई 90 इंटू 100 तो ये हो गया 240। नेक्स्ट होगा परचेज, तो परचेज नॉर्मली तो है 2,80,000 दिखा रहा है, लेकिन एक वाउचर बिल नहीं मिला था इसीलिए इसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो परचेज कम दिखा रहा है, लेकिन फिजिकली प्रोडक्ट जो गुड्स है वो अगर अवेलेबल था तो वो स्टॉक डिस्ट्रॉय होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड हो जाएगा गुड्स नॉट गुड्स डिलीवर्ड बट इनवॉइस नॉट रिसीव। तो ये भी रेक्टिफिकेशन है कि हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे कि परचेज का वैल्यू या सेल वैल्यू में कोई चेंजेस होगा कि नहीं। तो 3,20,000। अच्छा, परचेज हो गया, सेल्स है 6,20,000। लेस करना पड़ेगा गुड्स नॉट डिस्पैच्ड 80,000, 5,40,000। अच्छा, इसके बाद जीपी 25%। अब हम लोग जीपी कैलकुलेट करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये भी देखो 5,40,000 का ही हम लोग इस पे ही प्रॉफिट कमा सकते हैं, इस 80,000 पे तो प्रॉफिट कमा भी नहीं सकते हैं क्योंकि कस्टमर को तो उनका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, ये सेल नहीं होगा। 25% बोला है, देखो कुछ नहीं बोला है 25% के बाद, यानी एज्यूम्ड है कि वो सेल पे ही बता रहा है क्योंकि जीपी हमेशा सेल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। 1,35,000 क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। 1,35,000 प्लस 3,20,000 प्लस 2,40,000, 6,95,000। 1,55,000 बाई
क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस करके आ गया। लेकिन जरूरी नहीं कि सारा स्टॉक जल जाए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है सैल्वेज। तो स्टेप 1 नहीं रिक्वायर्ड हुआ, स्टेप 2 में मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना लिया, स्टेप 3 में कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस या एक्चुअल लॉस। तो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक 1,55,000 लेस कर देंगे सैल्वेज जितना स्टॉक बचा लिया। सैल्वेज 31,000। 124 ये हो जाएगा टोटल लॉस या फिर एक्चुअल लॉस। अब क्लेम कैलकुलेट करना है, तो क्लेम के लिए एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे। यहाँ पर बोला नहीं है कि एवरेज क्लॉज अप्लाई करो, लेकिन क्योंकि पार्शियल है तो एवरेज क्लॉज ही अप्लाई होगा। अगर एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं करेंगे तो 1,24,000 का लॉस हुआ है, 1,00,000 का इंश्योरेंस है तो 1,00,000 मिल जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब जब पार्शियल लॉस होगा तो वहां पर एवरेज क्लॉज जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं भी बोले तो हम लोग एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो कि अप्लाइंग एवरेज क्लॉज। तो यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाइंग एवरेज क्लॉज। टोटल स्टॉक था 1,55,000। इसमें से इंश्योर्ड किया हुआ था 1,00,000। 1,00,000 का स्टॉक इंश्योर्ड था, तो जितना परसेंट इंश्योर्ड था उतने परसेंट पे टोटल लॉस पे क्लेम मिलेगा। तो 1,24,000 डिवाइडेड बाय 1,55,000 इंटू 1,00,000। 82 क्या हो गया, गलत आ गया मेरा, 80,000 आना चाहिए। 1,00,000 ये आ रहा है मैम। मैम आपने गलत कर दिया, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 155 इंटू 1,00,000 होगा। हाँ एक ही बात है ना। 1,00,000 मेरा तो आ गया 80,000 हाँ 80,000 ही तो आ रहा है, देखो इसी में आ 80,000 गया। आ रहा है। यस मैम। हाँ हाँ इसी में आ रहा है। हाँ इसी में आएगा। कैसे 1,24,000 ये तो इंटू है ना, 1,24,000 इंटू 1,00,000 लिखो, डिवाइडेड बाय 1,55,000 लिखो, या फिर ये लिखो, एक ही बात है। इंटू है ऊपर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शायद मैंने कुछ गलत टाइप किया होगा कैलकुलेटर में। 80,000 ही आ रहा है, 7,9999 ऐसे करके आ रहा है 80,000। ठीक है, तो 80,000 का जो है ये क्लेम मिलेगा। तो ₹80,000। अगर हम लोग एवरेज क्लॉज नहीं लगाते तो हम लोग क्या बोलते कि 1,24,000 का लॉस हुआ है, 1,00,000 का पॉलिसी वैल्यू था तो क्लेम हो जाएगा 1,00,000। लेकिन पार्शियल जब डैमेज होता है तो एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा, यानी प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। ठीक है, तो ये एवरेज क्लॉज यहाँ पर बोला नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा एवरेज क्लॉज लगाएंगे अगर पार्शियल लॉस है तो 80,000 का यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किया। अब ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, बाकी क्वेश्चन देखो। 0.45 सारा है, 7 तक है, 4 5 6 7। ठीक है, तो 4 5 6 7 ये होमवर्क दे देते हैं, और एक मिनट चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे बताना पड़ेगा। ये पॉइंट अगर आ जाता है तो देखो, तुम लोग अगर थोड़ा सा सोच के कर पाते हो तो बाकी पॉइंट तो मैंने सारे डिस्कस कर दिया। पीएसएल आइटम वाला भी कर दिया, स्टॉक विल बी शोन एट कॉस्ट प्राइस ओनली ये भी हो गया, इन्फ्लेशन वाला पॉइंट बाकी है। ठीक है, और ये ट्रेडिंग ये वाला भी हो गया। क्लेम्स आर कैलकुलेटेड एट कॉस्ट प्राइस, ये देखो कॉस्ट प्राइस में हमेशा क्लेम कैलकुलेट होना चाहिए। इसीलिए अगर कम या ज्यादा किया हुआ है तो जैसे मान लो 10% कम किया है, 10% हायर किया हुआ है, इसीलिए सही करना पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कॉस्ट प्राइस पे हमेशा क्लेम देना पसंद करेगी। ठीक है, मार्केट प्राइस पे नहीं देगी। जो प्रोडक्ट जल गया उसका मार्केट प्राइस अगर कुछ और है तो वो उस पे क्यों देगी, जो कॉस्ट प्राइस पे जो खरीदा था कंपनी ने उसी बेसिस पे देगी। अच्छा, और सैल्वेज अगर डिलीवर होता है, ये पॉइंट अभी तक नहीं आया। एवरेज क्लॉज शुड नॉट इंक्रीज अमाउंट ऑफ क्लेम इन ऑल सिचुएशन, टोटल लॉस विल बी द मैक्सिमम क्लेम अमाउंट। बस ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो पॉइंट है इसको डिस्कस करेंगे तो भी होगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।